नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड है, तो आप अपना ध्यान रखिए और मेरी बातों को समझते रहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम बात कर रहे हैं इस सेशन में एसएससी में आए हुए कॉमन एरर्स पे, जो कि किरण पब्लिकेशन में दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझना है, हर बारीकी को ध्यान रखना है, ताकि हम ग्रामर में मास्टरी हासिल कर सकें, या ग्रामर के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं या एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी कह लीजिए, हम उनको अच्छे से समझ सकें। हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी, और गलती करने की गुंजाइश ना के बराबर हो। ठीक है, बातें करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेंटेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। 21वें सेंटेंस से 1 से 20 तक हम पिछली दो वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। 21वें सेंटेंस से हम शुरू करेंगे। पहला वर्ड है हमारे पास आर्टिकल। देखिए, जो आर्टिकल होते हैं वो डिटर्मिनर ही होते हैं। अब चूंकि ये इतने पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इनको अलग चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन डिटर्मिनर एक पार्ट ऑफ स्पीच है, आर्टिकल कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता। आर्टिकल डिटर्मिनर का हिस्सा है। किस लिए होते हैं डिटर्मिनर? डिटर्मिनर होते हैं नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। डेट्स वाई ये नाउन से पहले लगे हुए मिलेंगे। कोई भी अगर डिटर्मिनर के फंक्शन में है, कोई भी वर्ड अगर डिटर्मिनर के फंक्शन में है, तो वो नाउन से पहले लिखा हुआ मिलेगा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन भी हो जाते हैं, डिटर्मिनर भी हो जाते हैं। ऐसे शब्द ऐसे शब्दों को पहचानने का तरीका ये है कि अगर वो डिटर्मिनर हो रहे होंगे तो वो नाउन से पहले लिखे होंगे, और अगर वो प्रोनाउन हो रहे होंगे तो वो नाउन के स्थान पर, नाउन की जगह लिखे होंगे। तो दा यहाँ पर आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, नाउन से पहले आया है, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया है, उसको स्पेसिफिक कर रहा है, डेफिनिट कर रहा है, इसीलिए उससे पहले लिखा हुआ है। ये हो गई पूरी आपकी नाउन फ्रेज। इसको मैं बोलता हूँ नाउन फ्रेज। फ्रेज क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, नाउन क्यों नहीं बोल रहा? बहुत सारे ग्रामेरियन या बहुत सारे स्टूडेंट या टीचर इसको नाउन बोल के निकल जाएंगे, लेकिन मैं छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देने वाला इंसान हूँ। मैं इसको नाउन नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन तो केवल गर्ल्स है, द गर्ल्स तो एक फ्रेज है, एक कॉम्बिनेशन है, एक समूह है शब्दों का। मैं इसको कहूँगा फ्रेज। अब मैं इसको नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहा हूँ? मैं उसको नाउन फ्रेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फ्रेज का जो मेन वर्ड है वो तो नाउन ही है। आर्टिकल या डिटर्मिनर तो इस नाउन के लिए आया है। अब चूंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये नाउन फ्रेज है, तो नाउन तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हुआ। इसका फंक्शन क्या हुआ? नाउन होने की वजह से इसका फंक्शन या तो सब्जेक्ट का होगा, या ऑब्जेक्ट का होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट का होगा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो आपको मैं बता चुका हूं पिछले दो लेक्चर में भी, फिर से एक बार बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स नए हो सकते हैं, कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो भैया लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। सॉरी भैया, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का होता है। लिंकिंग वर्ब तो उसको लिंक करने के लिए आती है, बस ये कह दिया जाता है कि लिंकिंग वर्ब ने अपना कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट तो एक्चुअली में सब्जेक्ट का होता है। फिर से वो सेंटेंस लिखने की जरूरत है क्या? मैंने लिखा सी इज हंग्री। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट है, इज जो है बी की फॉर्म है, और बी सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब मानी जाती है। सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब ये है, और भी बहुत सारी हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था कि कौन कौन सी वर्ब लिंकिंग वर्ब है। बार बार मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराऊंगा, आप जो है पिछला वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और लिंकिंग वर्ब पे मैंने पूरे के पूरे लेक्चर डाले हुए हैं, वर्ब प्ले लिस्ट में आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इन लेक्चर्स का लिंक डाल दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि ये जो लिंकिंग वर्ब है ये क्यों आई है? सब्जेक्ट को लिंक करने के लिए। किससे? उसके कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो पूरा करे मीनिंग को। किसके मीनिंग को? सब्जेक्ट के मीनिंग को। तो ये जो हंग्री है, ये जो हंग्री वर्ड है एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते। एडवर्ब प्लेस या एडवर्ब टाइम हो सकते हैं अगर वो लॉजिकल है तो, मीनिंगफुल है तो। प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती हैं अगर वो लॉजिकल है, मीनिंगफुल है तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो वर्ड है हंग्री, किस लिए यूज किया गया है? इस सब्जेक्ट के लिए, सी के लिए यूज किया गया है।
तो ये कॉम्प्लीमेंट किसका हुआ, शी का हुआ। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लिंकिंग वर्ब ने तो उसको लिंक कर दिया बस। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब ये कहना आसान होगा मेरे लिए कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट होती नाउन फ्रेज तो किसकी होती, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होती, और लिंकिंग वर्ब इससे पहले लिखी होती। जैसे यहाँ पर इज लिखी है, इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी है कि इससे पहले, कोई नहीं लिखी, तो इसके कॉम्प्लीमेंट होने की पॉसिबिलिटी तो काट दीजिए। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट अगर ये वर्ड होगा या ये फ्रेज अगर ऑब्जेक्ट बनेगी तो दो ही कंडीशन में बन पाएगी, या तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। अब आपको पता है इससे पहले ना तो ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना प्रीपोजिशन लगी है, इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो इसके ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी खत्म हो गई। अब तो ये निश्चित तौर पर सब्जेक्ट ही है। अच्छा, कोई बच्चा ये कह सकता था कि सर असर्टिव क्लोज है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं। सही बात है, मोस्ट केसेस में असर्टिव सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी आ जाती हैं। असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस से भी कर दिया जाता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित स्ट्रक्चर नहीं है। आर्टिस्टिक वे में, पोएटिक वे में हम उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो भी नॉर्मल है। ऐसे सेंटेंसेस भी आएंगे अभी आपके सामने, हमारे सामने, तो मैं उन पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल यहाँ आ जाइए। द गर्ल्स हो गया सब्जेक्ट। वॉच क्या है, आपको पता है जो वॉच्ड है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, उसके साथ साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट है। थर्ड फॉर्म होती तो फिर तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती भैया, हैज या हैव ऐसा कुछ लगा होता, हेड लगा होता। सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है ये भी भैया दो नेचर की हो सकती है, या तो ये लिंकिंग नेचर की हो सकती है या ये एक्शन नेचर की हो सकती है। यानी कि या तो एक ऐसी वर्ब हो सकती है जो लिंक करने के लिए आई हो, या फिर ये ऐसी वर्ब हो सकती है जो किसी एक्टिविटी को, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि वॉच किस नेचर की वर्ब है, क्या ये कोई एक्शन वर्ब है? बिल्कुल, ये एक एक्शन वर्ब है भैया। वॉच तो एक एक्टिविटी होती है, वॉच एक एक्टिविटी होती है, तो ये जो वॉच मेन वर्ब है आपकी, ये एक्शन नेचर की वर्ब है। और अगर ये एक्शन नेचर की वर्ब है तो अब भी दो सिचुएशन पॉसिबल है, या तो ये ट्रांजिटिव होगी या फिर ये इनट्रांजिटिव नेचर की होगी। अगर ये एक्शन नेचर की वर्ब है तो या तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगी या ये इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगी। अगर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन वर्ब में या जिन वर्ब को हम ट्रांजिटिव नेचर की कह रहे हैं वो वर्ब कुछ ऐसी हैं कि उनमें एक ट्रांजिशन इफेक्ट है, या हर वर्ब में एक इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन इन वर्ब में एक ऐसा इफेक्ट है जो इन्हें अपने ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करना है। और अगर ऑब्जेक्ट पर वो इफेक्ट ट्रांसफर करना है तो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, इफेक्ट तो उनमें भी है, लेकिन इस इफेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए उन्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये इफेक्ट सब्जेक्ट तक ही या डूअर तक ही सीमित रह जाता है। तो कहने की बात यह है कि उन वर्ब को, जिन वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, उन वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव। और जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेती है उन्हें कहा जाता है इंट्रांजिटिव। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, सी जंप्ड। अब ये जो वर्ब लगी है यहां पर, इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई। सी वेंट। अब देखो इफेक्ट तो इन वर्ब में भी है, इस हर वर्ब में, किसी भी एक्टिविटी में कोई एक्शन हुआ है, कोई वर्ब है, उसमें कोई ना कोई तो इफेक्ट है ही, लेकिन जो इनका इफेक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो सब्जेक्ट तक ही सीमित है। तो इनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, तो इन्हें कहते हैं इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ऐसा कोई मूवमेंट है ही नहीं इफेक्ट का इनमें।
अब अगर मैं ये वाला सेंटेंस लिखूं, सी अटैक्ड मी, तो यहां पर ये जो वर्ब है, इस वर्ब में जो इफेक्ट है, या सी हिट मी, ये लिख दिया मैंने। अब ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्योंकि इन दोनों वर्ब में एक ऐसा इफेक्ट है जिस इफेक्ट को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होना है। अगर ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट को ट्रांसफर होना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पर इफेक्ट ट्रांसफर हुआ। तो इनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए इनको ट्रांजिटिव कहा जाता है। ट्रांजिटिव बना है ट्रांजिशन से, ट्रांस से। देखिए ट्रांजिटिव मैं पहले ये बता चुका हूं, दोबारा आपको बता देता हूं, कुछ नए बच्चे हो सकते हैं। ट्रांजिटिव का जो रूट वर्ड है वो है ट्रांस। अब ट्रांस से बनने वाले सारे वर्ड देखिए आप, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट, ट्रांजिशन या ट्रांजिस्टर। स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देख लेना, स्पेलिंग नहीं सिखा रहा हूं मैं। ट्रांजिस्टर, ट्रांसपायर। अब ये देखिए सारे के सारे वर्ड ट्रांस से बनने वाले, देखिए ट्रांस से बनने वाले सारे ही शब्दों में किसी न किसी मूवमेंट का रिफरेंस है, कुछ ना कुछ ऐसा है। ट्रांसफर का मतलब भी वही है, एक जगह से दूसरी जगह को कुछ किसी मूवमेंट का रिफरेंस है। ट्रांसपोर्ट भी उसी सिस्टम को कहते हैं जिससे जो है सामान को या यात्रियों को इधर से उधर ले जाया जा सकता है। ट्रांजिस्टर भी एक ऐसी डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांजिट किया जा सकता है। ट्रांजिट तो खुद एक वर्ब हो गई। तो ट्रांस से बनने वाले सारे के सारे वर्ड में किसी न किसी मूवमेंट का रेफरेंस है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में भी एक मूवमेंट का रेफरेंस है, और वो किस चीज़ की मूवमेंट है? वो मूवमेंट है इस वर्ब के इफेक्ट की। इस वर्ब में एक ऐसा इफेक्ट है जो इस ऑब्जेक्ट पर मूव हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, इसी वजह से इसको ट्रांजिटिव कहा जाता है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वॉच्ड है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ी यहाँ पे जगह बनानी चाहिए। इतना आसान है चीज़ों को समझना, अगर हम फंडामेंटली उनके मीनिंग पर जाएं या बेसिकली किसी वर्ड के रूट वर्ड को देख लें, रूट मीनिंग को देख लें, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसकी, वॉच की, कि वॉच ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ये तो हो गया फंडामेंटल कि किस तरह से जो है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की जो परिकल्पना है, या जो क्यों उन्हें ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहा जाता है। लेकिन अगर हमें यह पता लगाना है कि वॉच यहाँ पर ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो दो तरीके हैं भैया। या तो मीनिंग से पता लगा लो, अगर आपको वर्ब का मीनिंग पता है वो किस कंटेक्स्ट में यूज होती है, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि यार ये तो ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। और अगर ऐसे पता ना चल रहा हो तो दूसरा तरीका ये बताते हैं ग्रामेरियन कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है। और मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और ये जो नाउन या प्रोनाउन है ये व्हाट या हुम के रिप्लाई होते हैं। पर्सन अगर होगा तो हुम का रिप्लाई होगा, व्हाट अगर होगा तो थिंग्स का रिप्लाई होगा। ठीक है, इस चीज को और समझा देता हूं एक एग्जाम्पल से, 2 मिनट का काम है। यहां पर इस वाले बोर्ड पर चल लेते हैं। देखो मैंने लिखा आई लाइक यू, मैंने यहां पर लिखा आई लाइक कुछ भी लिख लेते हैं, द टी। ओके, ये मैंने लिखा आई लाइक टी, ये हो गया। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई लाइक यू, एक सेंटेंस मैंने लिखा आई लाइक टी। यहां पर यू क्या है? यहां पर यू है पर्सन, और यहां पर टी क्या है? यहां पर है थिंग। मेरा कहना यह है कि अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। ये वर्ब अगर ट्रांजिटिव नेचर की है तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी,
और ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये होते हैं व्हाट या whom का रिप्लाई। whom का रिप्लाई होगा पर्सन के केस में, यू क्या है, पर्सन है, और व्हाट का रिप्लाई होगा थिंग्स के केस में। आई लाइक व्हाट, इसकी जगह व्हाट लगा के देखो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहां पर व्हाट स्ट्रक्चर में फिट हो सकता है, तो यहां पर व्हाट का रिप्लाई भी फिट हो सकता है, और व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, कोई थिंग होगी। अगर आपको लग रहा है कि आई लाइक whom, अगर आपको लग रहा है कि इस स्ट्रक्चर में whom फिट हो सकता है, तो whom का रिप्लाई भी फिट हो सकता है, और whom का रिप्लाई क्या होगा, कोई पर्सन होगा, यू। ठीक है, तो इस तरह से भी पहचाना जा सकता है। वापस यहां पर आते हैं, तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो कोई नाउन प्रोनाउन या व्हाट या whom का ही रिप्लाई होगा। अब देखना आसान है, यहां पर देख लो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है क्या, लिखा है क्या ऑब्जेक्ट, नहीं। ये जो वर्ड लिखा है इंटेंटली, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है भैया। ऑब्जेक्ट अगर ये होता तो कोई नाउन प्रोनाउन होता। इंटेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, इंटेंट तो एडजेक्टिव है, और इसमें ly लगा के इसको बना दिया, इंटेंटली को बना दिया एडवर्ब। ये है एडवर्ब, ठीक है। अब ये अगर एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो इसके बाद है नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिवली यूज ही नहीं हो रही है, ये इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है। कुछ वर्ब ऐसी हो सकती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो जाए, इंट्रांजिटिव भी हो जाए। ऐसी वर्ब को मैं कहता हूं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। देखो मैं अगर इस सेंटेंस को लिखने की कोशिश करूं इस तरीके से, सी वॉच्ड इंटेंटली, ठीक है, सी वॉच्ड केयरफुल्ली, सी वॉच्ड अ मूवी। यहां पर ये यूज हो रही है ट्रांजिटिवली। कैसे पता चला, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई नाउन। किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई, क्योंकि वो क्या है, एक थिंग है। यहां पर ये जो वॉच है ये यूज हो रही है इंट्रांजिटिवली। कैसे पता चला, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। ऑब्जेक्ट अगर लिखा होता तो कोई नाउन प्रोनाउन होता ना भैया, यहां तो एडवर्ब लिखा है, ये भी एडवर्ब लिखा है, एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा है। केयर नाउन होता है, वर्ब भी हो जाती है। केयरफुल एडजेक्टिव हो गया, केयरफुल्ली एडवर्ब हो गया भैया, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो इंट्रांजिटिवली भी यूज हो जाए, ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाए, इन्हें मैं कहता हूं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। लिख देता हूं यहां पे, मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, है ना। आदत डालो चीजों को डिटेल में समझने की। चीजें एक बार क्लियर हो गई तो जीवन भर के लिए आपके साथ रहेंगी, वरना तो क्या है, रट्टा मारते रहो हर 6 महीने में। एम्बी ट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव। अब देखो ये एम्बी ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव का मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूं। एम्बी का मतलब होता है, एम्बी का मतलब होता है अनसर्टेन। ये बना है एम्बीवैलेंट, एक वर्ड है एम्बीवैलेंट, अनसर्टेन होता है इसका मतलब। तो एम्बीवैलेंट का एम्बी ले लिया और ट्रांजिटिव का ये ले लिया ट्रांजिटिव। तो एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब उन वर्ब को कहते हैं जिनका ट्रांजिटिव होना अनसर्टेन हो। सिचुएशन कंटेक्स्ट के हिसाब से ट्रांजिटिव हो भी सकती है, नहीं भी। आ जाइए वापस सेंटेंस पे, ठीक है। तो ये वर्ब, ये जो वर्ब है ये एम्बी ट्रांजिटिव नेचर की है। यहां पर ये ट्रांजिटिव नहीं हो रही है, किसी दूसरे सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव हो भी सकती है। यहां पर ये क्या है, इंट्रांजिटिव नेचर की है, इंट्रांजिटिव नेचर की है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, लिखा है तो क्या लिखा है, एडवर्ब लिखा है इंटेंटली। इंटेंट का मतलब आपको पता है, इरादे, इंटेंशन। अब यहां पर क्या आ गया, अच्छा ये जो एडवर्ब आया है ये किस नेचर का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब मैनर।
और ये एडवर्ब किस लिए आया है? इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। इंटेंटली इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया है। चूंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया है, इसीलिए एडवर्ब कहा जा रहा है। और बता क्या रहा है? उसका मैनर बता रहा है। भैया कोई भी एक्शन होता है ना, या किया जाता है, तो उसको करने का एक ढंग होता है, उसको करने का एक मैनर होता है। उस मैनर को, उस ढंग को बताने के लिए लिखे जाते हैं एडवर्ब मैनर। और ये एडवर्ब मैनर जो है हाउ का रिप्लाई होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ आपके लिए, कोरे कोरे शब्दों में लिख देता हूँ इंटेंटली के बारे में। ये जो इंटेंटली वर्ड है, ये एडवर्ब मैनर है। क्यों कहा जा रहा है इसको एडवर्ब मैनर? एडवर्ब तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है। और इस वर्ब के बारे में क्या बता रहा है? इस वर्ब का मैनर बता रहा है। कोई भी एक्शन होता है या किया जाता है तो उसका एक मैनर होता है, उसका एक ढंग होता है। उस ढंग को बताने के लिए लिखे जाते हैं एडवर्ब मैनर। और ये जो एडवर्ब मैनर है, ये हाउ का रिप्लाई होते हैं। द गर्ल्स वॉच्ड हाउ इंटेंटली। ठीक है, ये हाउ का रिप्लाई होता है। जिस तरह से नाउन प्रोनाउन व्हाट या थिंग का रिप्लाई, जिस तरह से ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है, उसी तरह से एडवर्ब मैनर हाउ का रिप्लाई होता है। द गर्ल्स वॉच्ड हाउ, कैसे देखा उसने? इंटेंटली देखा। ओके, एज यहां पर कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, वैसे तो एज एडवर्ब भी होता है। कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अब एज एडवर्ब होता है और जब कंजंक्शन होता है तो मीनिंग में थोड़ा थोड़ा सिमिलर होने के बाद, लेकिन कंटेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है। जैसे कि अगर ये कंजंक्शन है तो दो चीज़ों को यहाँ पर ये डिफाइन करता है। एक तो ये बताता है टाइम से, टाइम रिलेवेंट चीज़ें। दूसरा ये बताता है प्रॉपर रीजन को। जब एज कंजंक्शन होता है, इसके एडवर्ब वाले फंक्शन पे हम बाद में देखेंगे, आगे इस तरह के सेंटेंस आएंगे और एडवर्ब चैप्टर में तो मैं पढ़ाता ही हूँ इसको बड़ी डिटेल में, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। एज जब कंजंक्शन होता है तो दो तरह का रिफरेंस वो देता है। एक तो वो बता सकता है टाइम के बारे में, एक वो बता सकता है प्रॉपर रीजन को। यानी कि एज कंजंक्शन से जो क्लोज लिखी हुई है वो क्लोज रीजन हो सकती है इस वाली क्लोज का। क्या ये रीजन है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये टाइम का रेफरेंस दे रहा है। द गर्ल्स वॉच इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद ए प्रैक्टिस्ड हैंड। आगे देख लेते हैं। द मॉडल, मॉडल यहाँ पर नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, नाउन फ्रेज है। फिर वही बात है, ऑब्जेक्ट ये है नहीं क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, ये यहाँ पर है सब्जेक्ट। अप्लाइड यहाँ पर मेन वर्ब है, और अगर मेन वर्ब है तो या तो ट्रांजिटिव नेचर की होगी या फिर इनट्रांजिटिव नेचर की होगी। बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव है इनट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव नेचर की होगी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा। भैया लगा तो है ऑब्जेक्ट। मेकअप हो गया नाउन और हर हो गया भैया पजेसिव डिटर्मिनर। डिटर्मिनर नाउन के लिए तो आते हैं, हर लगने से हमें पता चला कि मेकअप जो है नाउन होना है। ठीक है, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया हर मेकअप। विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, विद हो गई प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन को भी अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रीपोजिशन लगाए ही इसलिए जाते हैं, प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं अपने बाद लिखे हुए किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो निश्चित तौर पर ही इसके बाद कोई नाउन फ्रेज आएगी या फिर कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। और ये जो नाउन यहाँ पर लिखा रहेगा इसको हम कहेंगे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और इसको कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है इसको, लेकिन इसका फंक्शन कुछ और ही होता है। अब अगर इसका आप फंक्शन देखोगे तो ये बता रहा है यहाँ पर हाउ का रिप्लाई है यहाँ पर, कि ये काम, ये अप्लाइड वाला काम कैसे हुआ विद ए प्रैक्टिस्ड हैंड। हाउ का रिप्लाई है, हाउ कैसे किया उसने वाला काम, तो इस मैनर में किया। यानी कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है और एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाती हैं, और इसका पता चलता है हमें ऐसे, हमें देखना पड़ता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद लिखे हुए नाउन को किससे जोड़ रही है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस के किस एलिमेंट के लिए आई है। तो ये जो विद ए प्रैक्टिस्ड हैंड है ये बताने के लिए आया है कि ये वाला काम, अप्लाई वाला काम कैसे हुआ। तो अगर ये इसका रिप्लाई दे रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब, और वर्ब का बता क्या रहा है, मैनर बता रहा है, ढंग बता रहा है, तो क्या हुआ, एडवर्ब मैनर।
अब ये इन्होंने किरण पब्लिकेशन वालों ने यहाँ पे गलती दे रखी है, मुझे तो लगता नहीं है यहाँ पर गलती है। एक चीज और है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इसको भी समझ लेते हैं। ये जो वर्ड है प्रैक्टिस, ये नाउन है। ये जो वर्ड है प्रैक्टिस, ये वर्ब है। उसी तरह से एक वर्ड होता है एडवाइस, ये नाउन हो गया। एक वर्ड होता है एडवाइस, ये हो गया वर्ब। और ये है यूके की इंग्लिश के हिसाब से, यूके इंग्लिश। और ये जो यूएसए वाले हैं, इन्होंने भी इंग्लिश का बड़ा कवाड़ा किया हुआ है। नेटिव स्पीकर तो है नहीं, है कुछ हो भी सकता है इनमें से नेटिव स्पीकर, लेकिन ज़्यादातर ने जो है सीखी है, हालांकि उनकी मदर टंग है और वो शुरू से ही बोलते हैं इसको। लेकिन नेटिव इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स तो ब्रिटेन के लोगों को ही कहा जाता है, इंग्लैंड के लोगों को ही माना जाता है। तो यूएसए वालों का हिसाब अलग है भैया। यूएसए वाले कहते हैं कि ये जो वर्ड है प्रैक्टिस, हम इसे ही नाउन कहते हैं और इसे ही वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से ये गड़बड़ हुई होगी, या फिर इस सेंटेंस में एरर दी गई होगी कि यहाँ पर विद अ प्रैक्टिस की यहाँ पर लिख दिया गया होगा। अब ये किरण वालों का तो मुझे हिसाब समझ में आता नहीं है, पता नहीं वो कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी करते हैं, और कई बार जब उनको सेंटेंसेस के सॉल्यूशन पता नहीं होता तो वो अनसेंट कुछ भी बढ़ा देते हैं। मैं इन पर भरोसा नहीं करता, बहुत सारे सेंटेंसेस में मैं गलतियां निकाल देता हूँ। ये बिल्कुल सही है, विद ए प्रैक्टिस्ड हैंड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप कहीं भी इसको देखेंगे तो। इन्होंने ये कह रखा है कि प्रैक्टिस की जगह, पहली बात तो इन्होंने प्रैक्टिस लिख रखा है, और सॉल्यूशन में इन्होंने कह रखा है कि इस प्रैक्टिस की जगह ये होना चाहिए। अब्सर्डिटी, मतलब गलती हो गई होगी इनसे, लिख इन्होंने ये रखा है और कह भी ये रखा है कि ये होना चाहिए इसकी जगह। तो या तो एसएससी में या जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा वहां पे ये लिखा हुआ आया होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आया होगा तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ आया होगा, इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी और ये लिख दिया, और फिर कह रहे हैं कि इसकी जगह ये होना चाहिए। जो भी है इनका अपना हिसाब देख लेना भैया, इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, टाइम बहुत निकला जा रहा है। इसको यार ऐसे इरेज करना पड़ेगा क्या? एक्चुअली में ये जो बोर्ड है मेरे लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी मुझे 2-4 दिन लगेंगे इसमें प्रो होने में, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं 1-2 घंटे निकाल के जो है इसके फंक्शंस को देख लूँ। किसी दिन जो है बैठ के यही काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा तब तक कोऑपरेट करना पड़ेगा। पहले चलते हैं 22वें सेंटेंस पे। अब हमने पेन को सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से, हाँ ठीक है, रेडी। इफ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। इफ लग गया भैया कंडीशन बताने के लिए। इफ यहाँ पर कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, और इफ कंजंक्शन लगाया जाता है कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ही हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव मान के चलेंगे। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। लिंकिंग वर्ब भी मेन वर्ब ही होती है भैया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं जो नए नए होते हैं, कई बार पुराने भी। जब मैं उनसे पूछता हूँ इस क्या है, वो कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कहाँ है ये हेल्पिंग वर्ब? किस नज़रिए से आपको हेल्पिंग वर्ब लग रही है? ये हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए नहीं आई होती। कहाँ है मेन वर्ब? एक्चुअली में पूरी क्लोज में, इस क्लोज को अगर हम देखेंगे तो पूरी क्लोज में एक ही वर्ब है। अब इसको हेल्पिंग थोड़ी कहोगे, अब इसको मेन वर्ब भी मानना पड़ेगा, मेन वर्ब भी कंसीडर करोगे। हाँ, लेकिन ये लिंकिंग नेचर की है, ये किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने की बजाय लिंक करने के लिए आई है। किसको लिंक करने के लिए आई है? इस सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए आई है। ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, और मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट है कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव ये हो सकता है।
एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते ये डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूंगा। एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस हो सकते हैं अगर वो लॉजिकल है, मीनिंगफुल है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज? क्योंकि भैया प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव बन जाती है। अभी तो मैंने बताया आपको, प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव और एडवर्ब की भूमिका में आ जाती हैं। तो अगर वो एडजेक्टिव या एडवर्ब बन सकती हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकती हैं। ठीक है, बस लॉजिकल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगलेस है तो कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। एडवर्ब मैनर क्यों नहीं बन सकते कॉम्प्लीमेंट? मैं कई बार ये बता चुका हूं, एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं किसी वर्ब का मैनर बताने के लिए। यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं किसी वर्ब का मैनर बताने के लिए, मैनर बताने के लिए। और यहां पर जो हम कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, क्या कहा मैंने? एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं वर्ब का मैनर बताने के लिए। और यहां पर जो हम कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट तो निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब सोचिए, इस कॉन्ट्रडिक्शन को पहचानिए, इस डिफरेंस को देखिए। एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं वर्ब के लिए, वर्ब का मैनर बताने के लिए, और कॉम्प्लीमेंट हम लगा रहे हैं किसी नाउन प्रोनाउन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। कॉम्प्लीमेंट वर्ब के लिए तो लगा नहीं रहे, कॉम्प्लीमेंट तो ये सब्जेक्ट का है, और सब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन है। और एडवर्ब कभी नाउन प्रोनाउन के लिए आते नहीं है। नाउन प्रोनाउन के लिए भैया एडजेक्टिव आते हैं, इसीलिए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन भी सकते हैं। एडवर्ब मैनर इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते क्योंकि एडवर्ब मैनर किसी नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं लगाए जा सकते। हालांकि एडवर्ब टाइम और एडवर्ब प्लेस जो है, जब वो कॉम्प्लीमेंट बनते हैं तो वो एडवर्ब थोड़ी होते हैं। फिर तो उनको एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करना पड़ता है, या फिर उन्हें कॉम्प्लीमेंट ही मानना पड़ता है। उस टाइम पे वो फिर एडवर्ब थोड़ी होते हैं। एडवर्ब तो किसी वर्ब के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए आता है, एडवर्ब के लिए आता है। सब्जेक्ट के लिए वो आ ही नहीं सकता, सब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे चले। मिलेनियर का मतलब आपको पता ही है, जिसपे 10 लाख रुपए हो। ए लगा दिया इसके लिए आर्टिकल, ये हो रहा है नाउन। ये तो सिंपल है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ही हो गया सब्जेक्ट, प्रोनाउन। अब देखो आगे लगा है वुड। वुड होता है इमेजिनेशन शो करने के लिए। ये तो मैंने अभी तक सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको समझा दी, इतनी समझ में आ गई हो तो मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पर बनाता हूँ। एक इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और समझाना है मुझे यहीं पे। ये इरेजर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, अब देखो ये जो क्लोज यहाँ पे लिखी है, ये क्या लिखी है? कंडीशनल क्लोज लिखी है, कंडीशनल क्लोज। अब इसको कहा जाता है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो भी कंडीशन लगाई जा रही है ये अभी पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। ये प्रेजेंट टेंस इस कंडीशन में ये इंडिकेट करता है, ये रिफर करता है कि यहां पर जो भी कहा जा रहा है, जो भी कंडीशन लगाई गई है, ये पॉसिबल है या प्रोबेबल है। यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, प्रोबेबल है। अगर ये सिचुएशन प्रोबेबल है, पॉसिबल है, तो फिर ये भी पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल है तो यहां पर वुड नहीं, विल लगाओ, क्योंकि वुड लगाया जाता है इमेजिनेशन के लिए। इमेजिनेशन के लिए आप वुड लगाते हो, या फिर इम्प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए आप वुड लगाते हो अनरियल सिचुएशन में। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट लगा हुआ है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? विल लगाओगे। आई और वी होते तो यहाँ पर शैल भी लगा सकते थे, कैन भी लगा सकते थे, यहाँ पर मे भी लगा सकते थे, अगर एबिलिटी को और पॉसिबिलिटी को बताना चाह रहे हैं तो। विल भी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए होता है, इसलिए विल लगा दिया। तो यहाँ पर वुड नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर अगर वर होता तो हम ये कह देते कि यहाँ पर जो चीज़ कही जा रही है वो एक कोरी इमेजिनेशन है या फिर एक इम्प्रोबेबल सिनेरियो है। इम्प्रोबेबल सिनेरियो है, इमेजिनेशन है, कोरी इमेजिनेशन है, तो यहाँ पर वुड सही हो जाता उस इमेजिनेशन को शो करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? ही विल हेल्प।
अब हेल्प आपको पता है मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ये रहा ऑब्जेक्ट इसका। प्रोजेक्ट नाउन हो गया, मिलेनियम हो गया एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल, जो कि एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज इसलिए क्योंकि नाउन इसका मेन वर्ड है। इफ ही इज ए मिलेनियर ही विल हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। ये इन्होंने कहीं और ही एरर दे रखी है, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। इफ ही इज ए मिलेनियर हो सकता है, देखो हम कह रहे हैं इफ ही इज ए मिलेनियर ही विल हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। हो सकता है जब हम ये बात बोल रहे हो उस समय वो मिलेनियर ना हो, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हो वो मिलेनियर बन जाए, इतनी मेहनत कर ले, लॉटरी लग जाए, आ जाए उसके बाद इतने पैसे, तो वो ये काम कर भी देगा। तो फिर तो ये जो है एरर यहाँ पर होनी चाहिए, ही विल हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। देखो ये इसको जो है हटाना पड़ेगा मेरे को, चलो कोई बात नहीं। आप अगर इस तरह से सेंटेंसेस को कर रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं, तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपको थोड़े दिनों में जो है ये कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यार इंग्लिश तो कुछ भी किसी भी समय दे दो हमें, हम कर ही लेंगे। 23 द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। द लग गया आर्टिकल जो कि डिटर्मिनर है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर हो गया नाउन। अब इसको या तो आप कंपाउंड नाउन कह लो या आप इसको कह लो नाउन मॉडिफायर। अब नाउन मॉडिफायर कुछ नहीं, एडजेक्टिव कोई नाउन मॉडिफायर कहा जाता है। जो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं वो एडजेक्टिव ही तो है। मिनिस्टर तो सब है, लेकिन हम किस वाले की बात कर रहे हैं, प्राइम वाले की। अब ये एक्चुअली में पूरी एक डेजिग्नेशन है, ये एक डेजिग्नेशन का नाम है, तो इसको एक कंपाउंड नाउन भी कहा जा सकता है, या इसको पूरे को एक नाउन भी कहा जा सकता है ना। लेकिन अगर ग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखें, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो मिनिस्टर हो गया नाउन और प्राइम हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, और ये हो गई पूरी नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज आपको पता है सब्जेक्ट का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट होने का इसका यहाँ पर स्कोप नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिखी, कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखी, कॉम्प्लीमेंट भी ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी। ठीक है, अलोंग विद हिज कैबिनेट। अब ये जो अलोंग विद है ये है प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन के बाद इसका लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट है। अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स, ये जो पूरी फ्रेज यहाँ पर लिखी हुई है नाउन फ्रेज, यही है इसका ऑब्जेक्ट। क्या लिखी है, नाउन फ्रेज लिखी है। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन या प्रोनाउन ही बन पाते हैं, यहाँ पर तो नाउन ही है। कलीग्स हो गया नाउन, कैबिनेट हो गया एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, हिज हो गया डिटर्मिनर, अलोंग विद प्रीपोजिशन और उसका हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। जो बच्चे मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और मुझे समझ पा रहे हैं वो देखते ही बता देंगे कि सर ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आई किसके लिए है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है इस नाउन फ्रेज के लिए, यानी कि इस प्रीपोजिशन ने इस नाउन को इस नाउन से जोड़ने के लिए कोशिश की है। और अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज इस नाउन के लिए आई है तो नाउन के लिए आने वाला कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज पूरी इंग्लिश में एडजेक्टिव कही जाएगी। तो ये क्या हो गई, ये हो गई पूरी एडजेक्टिव फ्रेज। देखो हिज कैबिनेट कलीग्स नाउन फ्रेज थी, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही थी, लेकिन अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसको आप कहोगे एडजेक्टिव फ्रेज। किसके लिए, द प्राइम मिनिस्टर नाउन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप सोचिए आगे लगी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगी है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया जहां पे भी लिखी हुई आ जाए वो पैसिव फॉर्म में है, इसको कहा जाता है पैसिव फॉर्म।
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, लिंकिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव भी हो जाता है। वो सिनेरियो यहाँ नहीं है, जैसे ही उस तरह का सेंटेंस आएगा मैं डिस्कशन करूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पैसिव फॉर्म है। ये चलो बता देता हूँ। देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं भी लिखी हुई आ जाए सेंटेंस में तो दो ही सिचुएशन होंगी, या तो पैसिव फॉर्म होगी या फिर वो होगा लिंकिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव। भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव भी तो बन जाती है। आपने देखा होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे मैंने लिखा यहां पर फ्राइड चिकन, चिकन क्या हो गया नाउन, फ्राइड क्या हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसके लिए एडजेक्टिव के तो काम कर रही है। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है इस नाउन के लिए तो इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। एक मैंने कहा चिल्ड बियर, बियर क्या है नाउन, चिल्ड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है इस नाउन के लिए क्या कहा जाएगा इसको पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये बी जो है ये लिंकिंग वर्ब भी तो है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है वो एडजेक्टिव हो रहा है तो ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। और ये वर्ब की ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म भी हो सकती है। दोनों को पहचानने का जो है बहुत सारे तरीके हैं। मैं इन तरीकों को पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, अब दोबारा उसको यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस पर मैं पूरा का पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, इस कॉन्सेप्ट में मैं पूरा का पूरा लेक्चर दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा पैसिव फॉर्म के नाम से, वर्ब पैसिव फॉर्म के नाम से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, ज़िंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ये यहाँ है पैसिव फॉर्म। और अगर ये पैसिव फॉर्म यहाँ पर लिखी है तो ज़रा हेल्पिंग वर्ब पे नज़र डालो। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म है, ये सही लिखी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस हेल्पिंग वर्ब पे नज़र डालो, ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी है यहाँ पर हैव नहीं होनी चाहिए थी, हैज़ होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो तो द प्राइम मिनिस्टर है, वो तो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हैज़ होनी चाहिए थी। पर ये आगे जो लिखा है ये तो एडजेक्टिव फ्रेज लिखी है, एडजेक्टिव के हिसाब से तो वर्ब चेंज नहीं होती, नाउन के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज होना है। तो यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, यही इसमें गलती है। हैज़ बीन वेलकम्ड बाई प्रीपोजिशन हो गया। ये प्रीपोजिशन बाई जो है इस कंटेक्स्ट में लगाया जाता है डूअर को रिफर करने के लिए। इसके बाद क्या लिखा रहेगा? डूअर लिखा रहेगा। कहाँ है वो डूअर? द चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर नाउन हो गया, चीफ हो गया एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई ये वाली नाउन फ्रेज। एट अ फॉर्मल सेरेमनी, एट फिर से एक प्रीपोजिशन हो गई और ये प्रीपोजिशन बताई जाती है किसी पॉइंट, ये जो एट है ये लगाई जाती है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन लगाई जाती है किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए, पॉइंट इन स्पेस और टाइम। एट ए फॉर्मल सेरेमनी, अब ये फॉर्मल सेरेमनी को क्या है स्पेस में एक पॉइंट मान रहा है। भाई फॉर्मल सेरेमनी जहाँ पर भी हो रही होगी उसकी कोई लोकेशन होगी, कोई उसके कोऑर्डिनेट होंगे। अगर ये हमारी अर्थ है तो इस फॉर्मल सेरेमनी की लोकेशन को, इसके कोऑर्डिनेट को एक पॉइंट ही तो माना जा सकता है। तो उस पॉइंट को रिफर करने के लिए, उस पॉइंट को जोड़ने के लिए सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। एट अ फॉर्मल सेरेमनी, सेरेमनी हो गया नाउन, फॉर्मल हो गया एडजेक्टिव, अ हो गया इसके लिए आर्टिकल। डेफिनेट नहीं किया जा रहा है, ऐसी किसी भी सेरेमनी की जनरल वे में बात की जा रही है। ये हो गया आपका 23rd। 24 पर चलते हैं। पहले इसको जो है हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसका तो कुछ देखना पड़ेगा। चलो एक आध घंटा जो है
24 पे हम चल रहे हैं। 24, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। ओहो, इंटेरोगेटिव मार्क लगा रखा है और असर्टिव में बना रखा है, ये तो सभी ने कर दिया होगा। फिर भी एक बार इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एक चीज है इस पूरे सेंटेंस में, देखिए आसान से आसान सेंटेंस में भी मेरे पास कुछ ना कुछ होता ही है जो खास है बताने के लिए, जो स्पेशल है, जो आपको बताया जाना चाहिए, और इस सेंटेंस में भी है। गलती तो इसमें कोई भी निकाल देगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ आपको गलतियाँ बताने नहीं आया हूँ, वो तो आप सीख ही रहे हैं काफ़ी दिनों से। मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ आपके सामने हूँ आपकी अप्रोच सुधारने के लिए, आपकी जो इंग्लिश को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए चेंज करने के लिए। अब ये इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो इंटेरोगेटिव है, असर्टिव में तो बनेगा नहीं, सॉरी इंटेरोगेटिव में तो बनेगा नहीं, बनेगा ओ असर्टिव में तो बनेगा नहीं, इंटेरोगेटिव में बनेगा। क्या करोगे? दूसरा, इसने परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा रखा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, केवल परफेक्ट में लगा दोगे इसको तो कर दोगे हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट, ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट बन गया। डन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव तो होगी। उसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको बता, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर जो खास बात है मैं बताना चाहता हूँ, रेगुलरली जो है ना वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आपको पता है कि जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, या आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ये बताती है वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को। चूंकि एडवर्ब है तो वर्ब के बारे में बताती है, चूंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है तो ये बताती है वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को, वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को। और अगर ये वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बता रही है तो फिर तो यहाँ पे वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने वाली स्टेट यूज होनी चाहिए थी, इंडेफिनिट स्टेट यूज होनी चाहिए थी। इंडेफिनिट स्टेट पढ़ा है ना आपने, याद किया हुआ है कि अगर रेगुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करना है या फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट करना है तो इंडेफिनिट स्टेट में वर्ब को बनाया जाता है। या इंडेफिनिट स्टेट जो है हैबिचुअल एक्शंस को बताती हैं। हैबिचुअल का मतलब क्या है? हैबिचुअल एक्शन किसे कहा जा सकता है? जो रेगुलर हो रहे हो, जो फ्रीक्वेंट हो रहे हो। मुझे रोज 5 बजे चाय चाहिए, 5 बजे मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। अगर ये फ्रीक्वेंट है, रेगुलर है, तभी तो मैं इसको हैबिट कह सकता हूँ। ठीक है, रेगुलर और फ्रीक्वेंट एक्शंस को इंडेफिनिट स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत लोगों से आपने ये सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो अगर ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगी हुई है तब तो हमें इंडेफिनिट स्टेट में बनाना चाहिए। परफेक्ट स्टेट में मैं सही कैसे कह रहा हूँ? एक्चुअली में ये एक मिथ है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी केवल इंडेफिनिट स्टेट में आ सकती है। वो फ्रीक्वेंट स्टेट के साथ भी लगाई जा सकती है अगर हम उसको लॉन्ग पास्ट से जोड़ना चाह रहे हैं तो। एक सिचुएशन सपोज कीजिए, यहाँ पर ये टाइमलाइन है, ठीक है। मैं पूरे टेंस को ऐसे टाइमलाइन पर समझाता हूँ, मेरी टेंस रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए। इससे रिलेटेड लेक्चर भी मैंने डाला हुआ है, फिलहाल आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये टाइमलाइन है, इस सेंटेंस को हमने बोला इस टाइम पर, इसको मैं कहता हूँ रिपोर्ट टाइम। ये है रिपोर्ट टाइम, जब हमने सेंटेंस को रिपोर्ट किया। बाय डिफॉल्ट यही है प्रेजेंट का टाइम। एक यही जो सेकंड है, इसी सेकंड को हम प्रेजेंट कहते हैं। इससे 1 सेकंड पहले पास्ट है, इसके 1 सेकंड बाद में फ्यूचर है। केवल इसी सेकंड को हम कहते हैं प्रेजेंट का पॉइंट। अब अगर इंडेफिनिट स्टेट लगी है और हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंट का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? बारंबारता। यानी कि ये एक्शन रिपीटिशन में होगा, बार बार हुआ होगा, इस पॉइंट पर हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ 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 हुआ, पहली बार यहाँ हुआ, फिर यहाँ 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 इतना हुआ। तो हम कह रहे हैं कि ये एक्शन इस ड्यूरेशन में फ्रीक्वेंटली हुआ, पास्ट में फ्रीक्वेंट हुआ।
तब हम इस सिचुएशन में यूज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है कि एक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ हो, फिर दोबारा हुआ, फिर हुआ, बार बार हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, और लास्ट बार वो यहाँ हुआ प्रेजेंट के पॉइंट पर। अब एक्शन तो पूरा पास्ट में रहा, लेकिन एक बार लास्ट बार वो प्रेजेंट में हुआ, या हमने उसको प्रेजेंट से रिलेट कर दिया। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंटली हुआ है एक्शन, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, बार बार हुआ है एक्शन, रिपीटिशन में हुआ है। और परफेक्ट इसलिए क्योंकि प्रेजेंट के पॉइंट से भी रिलेट कर रहा है। एक्शन पूरा पास्ट में हुआ है, एक बार प्रेजेंट से भी रिलेट कर रहा है, या प्रेजेंट से हम रिलेट करना चाह रहे हैं। इसीलिए इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं। पूरा का पूरा लेक्चर मैंने इस पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और ज़्यादा डिटेल में अगर इसको जानना है, समझना है, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए, इतना शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट की वीडियोस 10 सेंटेंस के लिए हम बना पा रहे हैं। अब चूंकि ये अप्रोच ही ऐसी है कि मुझे हर चीज़ को खोल के बताना पड़ेगा, तो ये टाइम टेकिंग तो रहेगी, लेकिन जीवन में एक बार सही से टाइम दे दिया आपने इसको, तो मेरा आपसे वादा है कि आपको जो है कोई बीट नहीं कर पाएगा। मैं आपको यहाँ इतना घुमा दूंगा, इतना घुमा दूंगा, मैं आपको यहाँ इतना घुमा दूंगा कि एग्जामिनर आपको घुमा ही नहीं पाएगा। आप इतना समझिए, हर पॉसिबिलिटी को मैं बताऊंगा, हर सिचुएशन को मैं बताऊंगा, हर कॉन्ट्राडिक्शन को मैं बताऊंगा, हर कन्फ्यूजन को मैं आपके क्लियर करूंगा। मैं आपके दिमाग को इतना घूमने की आदत डाल दूंगा कि एग्जामिनर एग्जाम में आपको घुमा ही नहीं पाएगा। आप बस जरा दिलचस्पी के साथ चीज़ों को देखते रहिए। और आगे चलते हैं 25वें सेंटेंस पे। द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। देखो, साधारण से साधारण बच्चा भी इस सेंटेंस में गलती निकाल देगा। वो ये कह देगा कि ये शुड के साथ, सर ये शुड मोडाल है, और इसके साथ जो यूज है ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, इसके साथ तो यूज होनी चाहिए। यूज नहीं होगी सर, यूज होगी। एक्चुअली में आपको हो सकता है ये सुनकर थोड़ा सा धक्का लगे, या हो सकता है आप मुझे कुछ मेरे बारे में गलत सोचने लगे, लेकिन मैं बता दूं कि एसएससी जो है, अगर सेंटेंसेस में एरर देती है, तो उसमें से कुछ सेंटेंसेस या बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि अगर तुक्का मारने वाला भी लगा के आएगा, थोड़ा सा दिमाग के साथ तुक्का मार के आएगा, तो भी सही कर देगा। या यूँ कहिए कि किसी की ग्रामर अगर बहुत अच्छी ना हो, ग्रामर का बेसिक सेंस भी हो, तो भी वो काफ़ी सेंटेंस अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन काफ़ी सेंटेंस कर लेगा, सारे सेंटेंस नहीं कर सकता। 70-80% सेंटेंस ऐसे डाले जाते हैं कि आपको नहीं भी पता होगा कि करेक्शन क्या होना है, बट आप ये तो पता लगा लोगे कि यार इस जगह पे गलती है। लेकिन ये जो 10-20% अलग सेंटेंस डाले जाते हैं या अलग क्वेश्चन डाले जाते हैं, सिलेक्शन इन्हीं 10 या 20% की वजह से होना है। उन 70-80% को करके तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो आपकी रैंक बनती है या जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होना है, इन्हीं 10 या 20% सेंटेंसेस की वजह से होना है। और ये तभी होंगे जब इंग्लिश को लेकर, ग्रामर को लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर होगी। इस सेंटेंस में कोई भी बता देगा कि इसके दूसरे पार्ट में एरर है, लेकिन क्या ये करेक्शन है? यहाँ पर क्या मैं यूज्ड की जगह यूज लिख दूं तो सेंटेंस सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो अभी क्या करता हूं मैं, और किस तरह से मैं बताता हूं आपको। शुरू से ही सब चल लेते हैं। द हो गया आपके लिए आर्टिकल, प्रोसीजर हो गया नाउन, और सेम हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, और ये पूरी बन गई नाउन फ्रेज। आपको पता है नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट हो सकती है।
कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ पर स्कोप नहीं है क्योंकि इससे पहले लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी। ऑब्जेक्ट भी ये नहीं हो सकती क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लिखी। पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट केवल ट्रांजिटिव वर्ब का या प्रीपोजिशन का ही हो सकता है और कहीं ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट तो तब होती जब यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी होती या प्रीपोजिशन लिखी होती। ना तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है ना प्रीपोजिशन लिखी है, तो अब तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे चलिए। ऑल्सो एक एडवर्ब है और एडवर्ब ये जो ऑल्सो है ये लगाया जाता है मेन वर्ब से पहले, या अगर बी की फॉर्म लिखी हो, बी की फॉर्म अगर वर्ब हो यानी कि इज एम आर हो या वाज वर हो तो इनके बाद ऑल्सो लगाया जा सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है, या तो मेन वर्ब से पहले लगाओ और मेन वर्ब ना हो, केवल अगर बी की फॉर्म ही मेन वर्ब हो, अगर बी की फॉर्म ही मेन वर्ब हो यानी कि ये लिंकिंग वर्ब लिखी हो तो इसके बाद भी आ सकता है। बाकी इससे ज़्यादा चर्चा जो है एडवर्ब चैप्टर में हम इस पर करेंगे। शुड हो गया मोडाल। मोडाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब। पहली बात तो एक ये इसकी पोजीशन गलत हो गई। देखो सेंटेंस में एक से ज़्यादा हिंट दिए जाते हैं कि आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि किस पार्ट में एरर है। अगर क्वेश्चन पेपर को आसान बनाना है या किसी सेंटेंस को या किसी कॉमन एरर को आसान बनाना है तो एक ही पार्ट में एक से ज़्यादा गलतियां करेगा। पहली गलती तो यहाँ पर यही हो गई कि ऑल्सो को हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं लगाया जा सकता है, इसने लगा रखा है। मोडाल तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक गलती तो यहाँ पे यही हो गई, कोई बच्चा इसे पहचान लेगा। दूसरी गलती आपको मैंने बताई थी अभी, यूज्ड जो है मेन वर्ब है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ये होगी सीधी सीधी बात। अब आ जाओ मेंटोस वाली जिंदगी पे। आप एक बात समझिए कि ये जो यूज है यही तो है ना हमारी मेन वर्ब यूज। इसकी जगह आप क्या करते, जो होशियार बच्चे हैं वो इस सेंटेंस को कैसे सही करते, यूज्ड की जगह यूज लिख देते। अब आप ये चीज़ सोचिए कि जो यूज वर्ब है, मेन वर्ब जो है हमारी, ये लिंकिंग है या एक्शन है? एक्टिविटी है। प्रयोग करना, किसी चीज़ का यूज़ करना तो एक एक्टिविटी है, एक्शन है। अगर ये एक्शन नेचर की वर्ब है तो या तो ये ट्रांजिटिव होगी या ये इंट्रांजिटिव होगी। अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इंट्रांजिटिव ये है नहीं। बाय नेचर बाय मीनिंग ये इंट्रांजिटिव नहीं है। भाई अगर यूज किया तो किसी चीज का ही तो यूज किया होगा। मैं इस पेन का यूज कर रहा हूं, अब आई एम यूजिंग दिस पेन, तो यूजिंग के बाद दिस पेन लिख रहा हूं ना मैं, तो यूज करोगे तो किसी चीज का ही तो करोगे। वो चीज इस यूज वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी। इस यूज वर्ब का इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होना है। तो ये किस नेचर की वर्ब है? बाय मीनिंग ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अब अगर आपने यूज लिख दिया तो ये तो है ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर इसको ट्रांजिटिव वर्ब है ही ट्रांजिटिव वर्ब, मानना क्या है, और अगर इसको ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर कर रहे हैं तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट? यहाँ तो फॉर लिखा है और फॉर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट द फाइनल असेसमेंट। असेसमेंट हो गया नाउन, फाइनल हो गया एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल। ये पूरी की पूरी जो नाउन फ्रेज हो गई द फाइनल असेसमेंट, ये उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई। ये यूज ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? आई बात पकड़ में? ये जो कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ में आया है इसको समझने के लिए चलते हैं हमारी इस वाले बोर्ड पर जरा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, शी रोट अ लेटर। सी सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। आप सबको पता है ये जो सेंटेंस लिखा है एक्टिव फॉर्म में लिखा है। एक्चुअली में सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में नहीं होता,
वर्ब एक्टिव फॉर्म में होती है। सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में कह दिया जाता है, मान लिया जाता है, यानी कि ये जो वर्ब लिखी है ये एक्टिव फॉर्म में लिखी है। इसका पैसिव बनाने की कोशिश करना जरा, क्या बनाओगे इसका पैसिव? देखो पैसिव बनाने के लिए 3 मुख्य चेंज लाने होते हैं। पहला चेंज तो ये है कि इस ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसको क्या बना दिया जाता है? सब्जेक्ट बना दिया जाता है इस तरीके से, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो हम तभी बना पाएंगे जब ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो। तो पहली बात तो ये आपको मैंने कल भी बताई थी कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस पॉसिबल है। एक बात तो यहां पर ये नोट डाउन कर लो, पहला चेंज ये लाते हैं। दूसरा चेंज हम लेके आते हैं कि ये जो मेन वर्ब है इसको हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। अब चूंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको ले जाना है, तो बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? जो इस टेंस को रिप्रेजेंट कर सके। इस टेंस को रिप्रेजेंट कौन सी फॉर्म करेगी? बी की, वाज, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वाज भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हुए टेंस और मीनिंग चेंज नहीं करना होता। टेंस भी सेम रखना है और मीनिंग भी सेम रखना है, बस वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है। ठीक है, तो रोट को हम क्या करेंगे? वाज रिटर्न कर देंगे, वाज रिटर्न। दूसरा चेंज हम यहां पर लेके आए। तीसरा चेंज हम लेके आएंगे इस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट था यही इसका डूअर था। देखिए सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग होते हैं। हिंदी वाले सुन ले, हिंदी की किताबों में इस तरह से लिख के पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता भैया। ये सेंटेंस देखिए जरा, सी इज सैड। सी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या आप इसे कर्ता कह सकते हो? कोई एक स्टूडेंट जो आप में से होशियार हो या ना हो, वो इसको कर्ता कह सकता है क्या? सी सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या यहां पर कर्ता है? देखिए कर्ता का मतलब होता है करने वाला, जिसने कुछ किया हो, उसी तो कहते हैं कर्ता धर्ता। हम कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, हम कहते हैं यही है कर्ता धर्ता, जो करेंगे यही करेंगे, इनसे पूछो कुर्सियां कहाँ रखी हैं। तो कर्ता का मतलब होता है करने वाला, जिसने कुछ किया हो। यहाँ पे तो सी ने कुछ किया ही नहीं है, सी तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रही है। हो सकता है वो चुपचाप बैठी हो सकता है वो तुम्हारे सामने हो ही ना, कहीं और हो। तो यहाँ पर सी ने जब कुछ किया ही नहीं है तो आप इसको कर्ता क्यों कह रहे हो? सी कर्ता नहीं है। कर्ता हिंदी में, इंग्लिश में कर्ता का मतलब होता है डूअर। तो सी ने जब कुछ किया ही नहीं है तो वो कर्ता नहीं है, मतलब डूअर नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट तो वो अभी भी है। तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट का मतलब होता है वो जिसके बारे में सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो या पूछी जा रही हो। इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में दी जा रही है इंफॉर्मेशन? शी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेशन है ये, जिसको कहते हैं प्रेडिकेट। लेक्चर इस पे भी पढ़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है ये जो इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी जाती है, इसको कहते हैं प्रेडिकेट, और इसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब वो जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही हो सेंटेंस में। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट के साथ साथ डूअर भी है, इसने कोई काम किया है। लेकिन यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ सब्जेक्ट है, डूअर नहीं है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो डूअर कहां गया इसका? बाय प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट। ये बात तो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताई थी, लेकिन सही है, कुछ स्टूडेंट नए हो सकते हैं तो आप इसको समझ लें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस सेंटेंस को पैसिव मान रहे हैं। अब आप ये समझिए कि ये जो वर्ब थी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा था। इस वर्ब को जब हमने पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या अब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रही? क्या इस वर्ब की ट्रांजिटिविटी खत्म हो गई? अब तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। अगर आप इस वर्ब को ट्रांजिटिव कंसीडर करोगे तो ऑब्जेक्ट तो भैया अब इसके बाद भी होना चाहिए।
भाई ये वर्ब यहाँ पर ट्रांजिटिव थी, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा था, उस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, इतनी बात सही है। लेकिन यहाँ पर जब इस ट्रांजिटिव वर्ब का हमने फॉर्म चेंज कर दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी, तो क्या इस वर्ब की ट्रांजिटिविटी खत्म हो गई? अब इसका ट्रांजिटिव इफेक्ट खत्म हो गया क्या? अब ये इंट्रांजिटिव हो गई। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहाँ कोई लिखा है क्या ऑब्जेक्ट? अब तो प्रीपोजिशन लिख दिया इसके बाद। क्या आप इसको इंट्रांजिटिव कंसीडर करके चलोगे? देखो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होता है एक्टिव फॉर्म में, और उसी ट्रांजिटिव वर्ब को जब पैसिव फॉर्म में लाया जाता है, पैसिव बना दिया जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर में लिख दिया जाता है, तो अब उसके बाद उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली में उसका ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया। अब कहां से ऑब्जेक्ट लेगी वो? तो यहां से दो चीजें इन्फर कर लो कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो इट मीन्स वो एक्टिव फॉर्म में होगी, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो इट मीन्स उसको क्या होना चाहिए? पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो निश्चित तौर पर ही वो एक्टिव फॉर्म में लिखी होगी। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया होगा, और वर्ब हो रही होगी पैसिव फॉर्म में। इट मीन्स वर्ब को पैसिव फॉर्म में होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो। अब इस चीज को लेकर जरा वहां पहुंचो। मैं क्या कह रहा था आपसे? यूज क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं आपसे कह रहा था कि यूज है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि निश्चित तौर पर ही इस यूज को, अच्छा ये दूसरा सेंटेंस चेंज हो गया हमारा। कौन सा था ये वाला? ये वाला। इस सेंटेंस को डिस्कस कर रहे थे। ये जो यूज है, ये मैं आपसे कह रहा था कि यूज ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि निश्चित तौर पर ही इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया होगा और वर्ब हो रही होगी पैसिव फॉर्म में। यानी कि ऑल्सो शुड यूज ना होके ये होना चाहिए था शुड ऑल्सो बी यूज्ड। यहां पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, फिर ठीक से लिखवाता हूं। मेरा आपसे कहना यह है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया इस सेंटेंस में कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो एक्टिव फॉर्म का सिनेरियो है, वर्ब एक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए, और उसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो ये चेक करना कि कहीं उसको पैसिव फॉर्म में तो नहीं होना चाहिए। वो पैसिव फॉर्म में तो होना नहीं चाह रही है, पैसिव फॉर्म का तो सिनेरियो नहीं है। तो अगर इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो वर्ब लिखी है यूज, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसके बाद निश्चित तौर पर ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए। बाय मीनिंग ये ट्रांजिटिव है, उसके बाद निश्चित तौर पर ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई लिखा ही नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को या वर्ब की स्ट्रक्चर को पैसिव फॉर्म में होना चाहिए? जी हाँ, ऐसा ही है। इसको यूज्ड नहीं, बी यूज्ड होना चाहिए, और इस ऑल्सो को इस बी से पहले लगाया जाना चाहिए। यहाँ पे यही मेन वर्ब की तरह काम करती है, शुड ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, ये दूसरे में पूरे में ये करेक्शन होना था। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलते हैं 26वें सेंटेंस पे। पहले तो इसको हटाना पड़ेगा। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। देखिए, जो किरण पब्लिकेशन वाली किताब है, हो सकता है आके मुझसे लड़ाई कर लें, मैं लड़ भी जाऊंगा इनसे। इसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं, कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स मिलेंगी, कुछ ऐसा है कि इनको समझ भी नहीं आया कि एसएससी ने या किसी पर्टिकुलर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, बस इन्होंने कोई भी कॉन्सेप्ट भिड़ा दिया, रटी रटाई चीज़ें लिख दी। कई बार ऐसा है कि इन्होंने लिखा कुछ और, समझाया कुछ और। कई बार क्वेश्चन पेपर में भी गलती आई होंगी,
तो हम इन सभी चीज़ों को दूर करते हुए चलेंगे। 26वें सेंटेंस में देखिए, आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। इस सेंटेंस का सॉल्यूशन करंट पब्लिकेशन में देखोगे बड़ा ही अजीब सा है। मेरे पास स्टूडेंट लेके आया था, 2-4 मिनट लगे उसको समझाने में, समझ गया, वो तेज बच्चा था। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। आई आपको पता है प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन इससे पहले लिखी होती, ये आप जानते हैं। अब ये सब्जेक्ट हो गया, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है मोडाल। एक्चुअली में जो मोडाल होते हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए या ऑक्सिलियरी वर्ब कह लीजिए, ठीक है। बस ये टेंस नहीं बताते, टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप इस सेंटेंस को देख के बता सकते हैं क्या कि किस टेंस में है? अगर मैं यहां पर लिखूं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इस सेंटेंस को देख के आप बता सकते हैं कि क्या टेंस है? तुरंत बता देंगे आप कि सर इसका टेंस है प्रेजेंट और स्टेट है वर्ब की कंटीन्यूअस। जी हाँ, टेंस हमारे पास 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस है प्रेजेंट और स्टेट होते हैं हमारे पास 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। सर स्टेट है इसकी कंटीन्यूअस। लेकिन अगर मोडाल लगा हुआ है तो मोडाल में आप नहीं बता सकते कि सेंटेंस किस टेंस में है, क्योंकि मोडाल टेंस को रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। मोडाल रिप्रेजेंट करते हैं मूड को या इंटेंशन को। लेक्चर इस पे डाला हुआ है, देख लेंगे। फिलहाल जो है काम की बात करते हैं। आई मस्ट लगा हुआ है मोडाल इंटेंशन बताने के लिए। ओके, किसकी इंटेंशन बता रहा है वो? स्पीकर की। आई की इंटेंशन नहीं बता रहा, आई के लिए तो ऑब्लिगेशन है। या चूंकि आई तो स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन ही तो स्पीकर है, तो ये कहा जा सकता है ना। लेकिन ये जो मोडाल है ये इंटेंशन बताते हैं स्पीकर की, मूड बताते हैं कि क्या जो है हम कहना चाह रहे हैं। आई मस्ट फाइंड आउट। अब ये जो फाइंड आउट है, देखो मस्ट मोडाल लग गया, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बिल्कुल सही लगी है। इस फाइंड आउट का मतलब है डिस्कवर या सर्च करना किसी चीज को। यहीं से देखना आप गलती निकल के आएगी सामने। अगर ये फाइंड आउट है तो इसका मतलब है डिस्कवर या सर्च करना। अब डिस्कवर करोगे तो किसी चीज को ही तो करोगे, तो वो चीज इसका ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद लिखा होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। लिखा हुआ तो है सम मीन्स, मीन्स हो गया नाउन, सम हो गया डिटर्मिनर। अब देखो ये जो मीन्स है और ये जो सम है, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। यहां पर जो सम हमने लगा रखा है, सम एक डिटर्मिनर है जो कि काउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाएगा। लेकिन जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो उसको प्लूरल कर देगा, मोर देन वन की बात होगी। यानी जैसे मैंने लिखा सम स्टूडेंट, लिख पाओगे क्या? नहीं, स्टूडेंट में एस लगाना पड़ेगा, एस लगाओगे तभी मजा आएगा। सम स्टूडेंट्स, ठीक है। अनकाउंटेबल, सम वाटर, सम मिल्क हो जाएगा, ठीक है। ये अनकाउंटेबल हो गए, मटेरियल नाउन है चूंकि, तो काउंटेबल के साथ भी आ सकता है अनकाउंटेबल की। ये हो गई सम के ऊपर थोड़ा सा चर्चा। मीन्स की अगर हम बात करें तो मीन्स के भी 2 मुख्य मीनिंग पॉसिबल हैं इस कंटेक्स्ट में। हो तो और भी सकते हैं, मीडियम वगैरह हो सकते हैं। एक तो होता है मीन्स का मतलब अ वे और अ मेथड, अ वे और अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। इसको मैं हटा लेता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए यहां पर। मीन्स का एक मतलब होता है अ वे और अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, ये एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग होता है मनी
और फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू डू समथिंग। ये टू को इधर लिख देता हूं, शायद आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, मीन्स के दो मुख्य मीनिंग इस कंटेक्स्ट में निकल के सामने आते हैं। मीन्स का एक मतलब होता है अ वे और अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, दूसरा मतलब होता है मनी और फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू डू समथिंग। अब देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि आपको डिस्कवर करना है या सर्च करना है, फाइंड आउट, अगर वर्ब आपकी सही लगी हुई है कि आपको डिस्कवर करना है या सर्च करना है, तो डिस्कवर या सर्च मनी को तो किया नहीं जाता है। मनी के लिए अगर वर्ब लगाने की कोशिश करोगे तो अर्न किया जाता है, बोरो किया जा सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है मनी के साथ लैंड की जा सकती है मनी को, ठीक है, बोरो कर सकते हैं, क्रेडिट करवा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट नहीं करना होता मनी को। ऐसा नहीं है कि मनी को हमने डिस्कवर करना है, मनी तो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है, उसको क्या डिस्कवर करोगे या उसको क्या सर्च करोगे, है ना। तो ये जो वर्ब है फाइंड आउट, इसका जो मीनिंग है डिस्कवर या सर्च, वो इस वाले मीनिंग के साथ एडजस्टेबल नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये एग्जामिनर ने इस वाले मीनिंग को ध्यान में रखकर इस वर्ब को लगाया हुआ है, लेकिन इन्होंने सबने माई बजट देखा और बस इस वाले मीनिंग पे चले गए। अब देखो डिफरेंस क्या था, अगर हम इस वाले मीनिंग को लेते तो मनी तो अनकाउंटेबल है, मनी तो अनकाउंटेबल है, और ये जो वे है या मेथड है ये काउंटेबल है, लेकिन दोनों ही सूरतों में इसको रहना मीन्स ही था। ठीक है, ये इसी फॉर्म में अनकाउंटेबल फॉर्म में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि मीन हो जाता है यहाँ पर अनकाउंटेबल, ये प्लूरल फॉर्म में ही इसको ऐसे ही अनकाउंटेबल माना जाएगा। मीन्स का मतलब मनी होता है, मीन का मतलब नहीं। मीन का मतलब तो कुछ और ही हो जाएगा। मीन का मतलब एक तो वही होता है जो आप मैथमेटिक्स में निकालते हैं, मीन का मतलब चीप भी हो जाएगा, घटिया, ऐसा कुछ होता होगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, देख लेना इसको, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फिलहाल मेरा आपसे कहना यह है कि ये जो डिस्कवर या सर्च है ये इस मीनिंग से, इस मीनिंग के साथ एडजस्टेबल है ही नहीं, इस मीनिंग के साथ जस्टिफाइबल नहीं है, इस मीनिंग के साथ जस्टिफाइबल है, क्योंकि डिस्कवर या सर्च हम मनी को नहीं करते। हाँ, कोई वे या कोई तरीका हमें डिस्कवर करना है कि कैसे, हाउ टू बैलेंस माई बजट। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये मीनिंग को हटा दो। अब देखो इसमें, इस मीनिंग में और इस मीनिंग में डिफरेंस क्या था, जिस डिफरेंस को ये नहीं पकड़ पाए, और शायद बहुत कम टीचर या स्टूडेंट पकड़ पाए होंगे। अगर आपने इस मीनिंग को यूज करना है, मीन्स का मीनिंग मनी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डू समथिंग है, तो इनके साथ टू डू आता है। टू डू मतलब 2+V1 वाली स्ट्रक्चर आती है, 2+V1 वाली स्ट्रक्चर, यानी कि इन्फिनेटिव लिखना है। और अगर आपने मीन्स के इस मीनिंग को यूज किया है तो मेथड ऑफ डूइंग समथिंग होता है, यानी कि प्रीपोजिशन आएगा और इस प्रीपोजिशन के बाद आएगा जीरेंड, और यहां पर क्या था, टू डू समथिंग। अगर मीन्स का मतलब मनी होता तब टू बैलेंस यहां पर सही था, लेकिन मीन्स का मतलब चूंकि मेथड है तो मेथड टू डू समथिंग नहीं है, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग है, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग है। ये डिफरेंस है दोनों मीनिंग में। अब मेथड ऑफ डूइंग समथिंग है तो मीन्स टू बैलेंस नहीं होना चाहिए, मीन्स ऑफ बैलेंसिंग माई बजट होना चाहिए। ये जो है यहां पर गलती है जो कि ये नहीं पकड़ पाए। आप ध्यान रखिए, हमारा काम है इसी तरह की गलतियों को पकड़ना और आपकी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना। 26 पे हम जो है पहुंच गए हैं, थोड़े 4 सेंटेंस और बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। पहले तो इसको मैं हटा देता हूं। वीडियो इसीलिए मेरा लंबा हो जाता है क्योंकि एक एक चीज़ को खोल के समझाने में फिर मुझे ये भी नहीं पता है कि आप पहले से कितना जानते हैं। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग रखते हो इंग्लिश के बारे में और केवल उनको
शॉर्ट वे में बताने की ज़रूरत है, वो समझ जाएंगे। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल नए हैं, तो उनको ज़रा बेसिक से डिटेल में समझाने में टाइम लग जाता है। 27, थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली। इस सेंटेंस को लेकर भी जो है बच्चे मेरे पास कई बार आए, सर इसमें क्या गलती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कई बार ये जो बुक्स हैं ये सॉल्यूशन दे देती हैं, लेकिन ये नहीं बता पाती कि ये सॉल्यूशन इन्होंने क्यों दिया है। चलो हमारा यही काम है। 27, थैंक यू, क्या लगता है ये फ्रेज है या क्लोज है? जब आप किसी को बोलते हो थैंक यू, तो ये एक सेंटेंस है या नहीं, पहले तो ये बताओ। देखो सेंटेंस है तो इसके बाद मुझे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। सेंटेंसेस के बाद लगाया जाता है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। फ्रेज के बाद में नहीं लगाया जाता, क्योंकि फ्रेज का कोई अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग तो होता नहीं है। सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग होता है, तो उस कंप्लीट मीनिंग को जब हम कन्वे कर देते हैं तो उसमें राइटिंग में जब हम लिख रहे होते हैं तो फुल स्टॉप लगाया जाता है। बोलते समय तो बस थोड़ा सा एक पॉज ले लो, काफ़ी है। तो कहने की बात यह है कि थैंक यू फ्रेज है क्लोज है? भैया ये एक पूरा सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। थैंक हो गई मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यहां पर लिखी है, दो क्लोजेस लिखी हैं। हाँ, ये जो ऐसे लिखा होता थैंक्स, ये फ्रेज है, यहां पर नाउन फ्रेज है, तभी तो उसने एस लगा दिया। हटा देता हूं इसको भी। थैंक यू एक क्लोज हो गई, इंपरेटिव क्लोज है, कोमा लगाया गया है, कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया, ठीक है, चल जाता है। फॉर्मल राइटिंग में इस तरह की गलतियां, वैसे भी पंक्चुएशन पे मिस्टेक्स देते नहीं हैं एसएससी वाले, मैंने तो आज तक देखा नहीं है। थैंक यू एक क्लोज हो गई, यहाँ पर इंपरेटिव क्लोज थी, कॉमा से अलग कर दी, सेपरेट कर दी। आई एम फाइन कंप्लीटली। अब देखो कहाँ से क्या निकल के आएगा। आई आपको पता है प्रोनाउन है, प्रोनाउन है मतलब सब्जेक्ट ही कहोगे आप इसको, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? एम, एम है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कह दोगे क्या आप इसे? हेल्पिंग वर्ब भैया ये तब होती जब ये हेल्प कर रही होती, किसकी? मेन वर्ब की। सेंटेंस में तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं, आगे तो फाइन एडजेक्टिव लगा है। अगर फाइन एडजेक्टिव लगा है तो ये एक ही वर्ब है पूरे सेंटेंस में, इसको ये मेन वर्ब कहना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब इसको तब कह सकते थे जब ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होती, अब तो यही मेन वर्ब है। फाइन हो गया एडजेक्टिव। एक्चुअली में ये जो मेन वर्ब है एम, ये बी की फॉर्म है, ये सारी की सारी बी की फॉर्म होती है। इज, एम, आर प्रेजेंट के केस में, और वाज, वर पास्ट के केस में। ये सारी की सारी बी की फॉर्म होती है। बीन भी, बीन जो है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई कि ये मेन वर्ब है और ये जो बी की फॉर्म है, और बी क्या है? बी है लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब क्यों लिखी जाती है? लिंकिंग वर्ब लिखी जाती है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। यहां पर होगी लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक किया जा रहा होगा। तो यहां पर इस लिंकिंग में हमने क्या किया? आई को फाइन से लिंक कर दिया। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट है क्या हमारा? एडजेक्टिव है, और आगे क्या लिखा है? कंप्लीटली मतलब एडवर्ब। अब जो ये एडवर्ब होते हैं, जैसे कंप्लीटली है, किस तरह का एडवर्ब है? चलो थोड़ा सा समझा देता हूं इसके बारे में। ये शी रीड हर बुक कंप्लीटली। शी इज कंप्लीटली मैड।
ये 2 सेंटेंस देखिए जरा, फटाफट समझते हुए चलेंगे, टाइम काफ़ी निकल रहा है। ये प्रोनाउन हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गई मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट, कंप्लीटली आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब इसलिए क्योंकि इस वर्ब के बारे में बता रहा है, और मैनर इसलिए क्योंकि ये इस वर्ब का क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है। और ये सारे के सारे एडवर्ब मैनर जो होते हैं ये भैया हाउ का रिप्लाई होते हैं। कैसे पढ़ ली उसने किताब, कंप्लीट मैनर में। कंप्लीटली का मतलब है इन अ कंप्लीट मैनर, पूरी पढ़ ली पहले पेपर से आखिरी पेपर तक, इन अ कंप्लीट मैनर। सी रीड हर बुक कंप्लीटली। ठीक है, तो ये क्यों लिखा है, ये वर्ड लिखा है इसका मैनर बताने के लिए। ये है एडवर्ब मैनर, हाउ का रिप्लाई होते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब लगाई गई है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। मैड हो गया कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट है क्या, एडजेक्टिव है। तो अब यहां पर तो कोई एक्शन हो नहीं रहा, जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो भैया मैनर किस बात का। कोई एक्शन जब होता है तो उस एक्शन का ढंग होता है, जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो मैनर किसका बता रहा है, कंप्लीटली। अब एक्चुअली में जो कंप्लीटली है वो इस वर्ब के लिए नहीं लगाया गया, लेकिन एडवर्ब तो वो अभी भी है। अब वो एडवर्ब इसलिए है क्योंकि वो उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है। एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, तीनों को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कंप्लीटली इसके लिए नहीं लगाया गया, अब वो एडवर्ब मैनर नहीं है। जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो मैनर किसका, कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है तो उस काम का एक ढंग होता है, एक मैनर होता है, उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं। लेकिन जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं हो रहा तो मैनर किस बात का, मैनर किस चीज का। एक्चुअली में कंप्लीटली अब एडवर्ब मैनर है ही नहीं, लेकिन एडवर्ब तो वो अभी भी है, और एडवर्ब वो है किसके लिए, इस एडजेक्टिव के लिए। लेकिन वो एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब तो है, लेकिन किस नेचर का एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब डिग्री लगाए जाते हैं अमाउंट बताने के लिए। भैया डिग्री बढ़ाते हो ना आप, जब ज़्यादा एजुकेशन ले लेते हो आप कहते हो डिग्री हासिल कर ली इसने, या आप कहते हो कि ये 50 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस है, ये 70 डिग्री टेम्परेचर है, 70 डिग्री सेल्सियस है, यही तो कहते हो आप। तो 50 से 70 डिग्री पे ले गए तो 20 डिग्री बढ़ गया ना। तो मतलब किसी की अमाउंट या इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है उसको डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब डिग्री क्या बताती है, अमाउंट बताती है। अभी भी ये कंप्लीट ही बता रहा है, कंप्लीटनेस को ही रिफर कर रहा है, लेकिन अब ये क्या बता रहा है, इसकी डिग्री बता रहा है कि वो कितना पागल है, पूरा ही पागल है। कोई हाफ मैड होता है, कोई कंप्लीटली मैड होता है, कोई पार्शियली मैड हो सकता है। ठीक है, अब ये एडवर्ब डिग्री है, इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो वापस आ जाओ सेंटेंस पे। अब मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, यहां पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। जब कोई एक्शन नहीं हो रहा तो ये एडवर्ब मैनर तो है नहीं, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। और अगर ये एडवर्ब डिग्री है तो जिस एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है उस एडजेक्टिव से पहले लिखा होना चाहिए था। इसको ऐसे लिखा होना चाहिए था, आई एम कंप्लीटली फाइन, ये सही होता। हाँ, इसको बाद में लिखा जा सकता था, बाद में तब लिखा जा सकता था जब ये एडवर्ब मैनर हो। एडवर्ब मैनर था, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो ये आ नहीं सकता था, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यही तो ट्रांजिटिव होने का मतलब है। अब इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिख दिया तो अब एडवर्ब मैनर को हम लास्ट में लिख के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात ही नहीं है, यहाँ तो लिंकिंग वर्ब है, कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, और इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, उस कॉम्प्लीमेंट को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब डिग्री आ गया। ठीक है, तो अगर एडजेक्टिव के लिए आ रहा है तो उस एडजेक्टिव से पहले से होना चाहिए, और अगर ये वर्ब के लिए आ रहा है तो इसको सेंटेंस के लास्ट में लिखा जा सकता है। इतनी बात यहाँ पर अप्लाई करके देखो जरा, यहाँ पर अगर इतनी बात को अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब कंप्लीटली एडवर्ब डिग्री है तो वो इस एडजेक्टिव के लिए आ रहा होगा, और इस एडजेक्टिव के लिए अगर वो आ रहा होगा तो इसको इससे पहले होना चाहिए। लेकिन क्या ये चेंज यहाँ पर ला सकते हैं?
अगर हमें कंप्लीटली को फाइन से पहले लिखना है तो हमें दूसरे में भी गलती नहीं, दूसरे को भी चेंज करना पड़ेगा, तीसरे को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन हमें ऐसे दिए नहीं, यहाँ पर डंडा है, एक यहाँ पर है, या तो यहाँ पर सही करो, यहाँ पर कुछ तो करो, ये पॉसिबल नहीं है। आई एम कंप्लीटली फाइन सही तरीके से लिखा जा सकता है इसको, आई एम कंप्लीटली फाइन, लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया सेंटेंस। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर इसने एक दूसरा एडवर्ब लगा रखा है, इन टोटो। इन टोटो एक्चुअली में एडवर्ब की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन ये है एक प्रीपोजिशन फ्रेज। और प्रीपोजिशन फ्रेज को लास्ट में इस तरह से लिखा जा सकता है। इन टोटो का मतलब होता है टोटली या कंप्लीटली, कंप्लीटली, ठीक है, टोटली या कंप्लीटली। इन टोटो का मतलब होता है टोटली या कंप्लीटली। टोटली भी यहां नहीं लिखा जा सकता था, टोटली भी चूंकि एडवर्ब डिग्री है और वो भी आई एम टोटली फाइन ही होता। अगर टोटली लिखने की कोशिश करोगे तो टोटली फाइन ही होता। इन टोटो को एडजस्ट किया जा सकता है, वही जुगाड़ इसने लगाया हुआ है। एसएससी ने इसी तरह का सॉल्यूशन दिया होगा, इन्होंने छाप के लिख दिया, इनको पता नहीं, इनको सेंस नहीं है क्या लिख रहे हैं, बहुत सारे सेंटेंस इनके गड़बड़ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, आई एम फाइन इन टोटो, ये लिखा जा सकता है। कोई और एडवर्ब भी हो सकता है यहाँ पर जो एडजस्ट हो सके, लेकिन कंप्लीटली टोटली ये नहीं लिखा जा सकता। एक्चुअली में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन टोटो, इसको यहाँ पर बाद में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। 27 हमने कर लिए हैं, 28, उसके बाद 29, उसके बाद 30, उसके बाद जो है आप आराम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरी पूरी वीडियोस देख रहे हैं और अगर किसी को आपको किसी भी सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ जो है ठीक से क्लियर नहीं हुई, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। साथ ही में मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर ही मेरी इंस्टा आईडी डली हुई है, आप मुझे इंस्टा में पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, देर सवेर में टाइम निकाल के आपके डाउट क्लियर कर ही दूंगा। ठीक है, 28वें सेंटेंस पे चलते हैं। He asked me when could I finish the work। बहुत ही आसान सेंटेंस है, सबको पता चल गया होगा इसका सॉल्यूशन क्या होना है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं, स्ट्रक्चर को समझने के लिए आए हैं। ही है प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट होगा, तभी सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, वरना ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखा हुआ होता। आस्क्ड है मेन वर्ब, मेन वर्ब होने के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। ऑब्जेक्ट आपको पता है व्हाट या whom का रिप्लाई हो सकता है, तो लिखा तो है इसके बाद whom का रिप्लाई, ये लिखा, ये whom का रिप्लाई तो है। whom का मतलब है कोई पर्सन, कोई पर्सन से, तो यहाँ पर whom का रिप्लाई लिखा है, पर्सन लिखा है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। ये तो हो गई सीधी लाइफ। आस्क के बारे में कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे दूसरे बोर्ड पर चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक यू। अभी मैंने दोबारा से इस सेंटेंस को बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आई लाइक रेन। देखो ये तो हो गया पर्सन, ये हो गया थिंग। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, सी गेव मी अ रोज। अब देखो ये जो वर्ब है आपको पता है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसीलिए मैं इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख पा रहा हूं।
इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो होता थिंग है, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है एक पर्सन है। अब इस सेंटेंस में अगर आप वहां जाएं, सी तो सब्जेक्ट है, गेव है मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर, भाई दिया, गिव व्हाट, दिया तो क्या दिया, है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ये है इसका ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब तो है ये, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो व्हाट का रिप्लाई होगा या फिर होम का रिप्लाई होगा। तो ये है इसका ऑब्जेक्ट, होम का रिप्लाई। तो ये क्या है फिर, अगर ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया तो फिर ये क्या है, ये तो एक नाउन फ्रेज लिखी है। नाउन फ्रेज को ऐसे तो लिखा नहीं जा सकता। नाउन फ्रेज को अगर हम किसी सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो हमें प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। यहाँ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखी हुई, और आप सब जानते हैं सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपने कई बार इसको लिखा हुआ देखा होगा, कई बार आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा, मूवीज में सुना होगा। सी गेव मी समथिंग, आई गिव यू अ चांस, आई गिव यू सम मनी। सी गेव मी अ रोज, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो फिर ये क्या है, एक्चुअली में ये भी इसका ऑब्जेक्ट ही है। एक्चुअली में ये जो वर्ब है, ये वर्ब है डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, एक भी ले सकती हैं, दो भी ले सकती हैं। ये जो वर्ब है जो अपने बाद केवल एक ही ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, चाहे तो पर्सन का ले लें चाहे तो थिंग का ले लें, लेकिन लेंगी एक बार में एक ही। कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो केवल थिंग्स का ले पाएंगी, थिंग्स को अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ले पाएंगी। कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो केवल पर्सन को अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ले पाएंगी। कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो थिंग्स को भी अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती हैं, पर्सन को भी अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती हैं, लेकिन लेंगी एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब को कहा जाता है मोनोट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, वर्ब के नेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। क्या दिया, किसको दिया, ठीक है, क्या दिया, किसको दिया, यानी कि ये हो गया इसका पहला ऑब्जेक्ट, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में इसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इस सिचुएशन में, इस स्ट्रक्चर में डाई ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, सी गेव अ रोज टू मी, अब ये मोनोट्रांजिटिव हो गई। डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये डाई ट्रांजिटिव थी अगर होम का रिप्लाई यानी कि पर्सन पहले लिखा था और व्हाट का रिप्लाई यानी कि थिंग्स बाद में लिखी थी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा था। और यही वर्ब मोनोट्रांजिटिव हो गई अगर हमने थिंग्स को यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया। और इसको लिखने के लिए अब हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। होम के रिप्लाई को अगर हमने बाद में लिख दिया यानी कि इन दोनों को हमने एक दूसरे की जगह पर रख दिया, और रोज को यहाँ कर दिया, मी को यहाँ कर दिया, तो ये जो है ये सेम वर्ब हो जाएगी क्या, मोनोट्रांजिटिव। इस पर मैंने पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वर्ब प्लेलिस्ट में है डाई ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से, देख लेना, आपके लिए बहुत ज़रूरी लेक्चर है। ऐसी बहुत सारी वर्ब निकल के आती हैं। अब इतनी बात क्लियर हो गई हो तो अब देख लेते हैं हमारी आस्क वर्ब को। ये जो आस्क वर्ब है ये भी डाई ट्रांजिटिव नेचर की है भैया, ये भी डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन,
आस्क्ड मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट लेगी। पहला ऑब्जेक्ट हो गया कि किससे पूछा, whom, किससे पूछा, पर्सन, और क्या पूछा, एक क्वेश्चन, व्हाट, क्या पूछा, अ क्वेश्चन। इसको हम कह देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम कह देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब ये जो आस्क है ये भी डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब है, जैसे जैसे समय आता रहेगा मैं बताता रहूंगा, आपके सामने आती रहेंगी, मैं बार बार इनको बताता रहूंगा। लेक्चर में मैंने बताई हुई है, अभी जब इन पे और ज़्यादा चर्चा चलेगी तो मैं और ज़्यादा इस तरह की वर्ब्स आपके सामने निकाल के लाऊंगा। एक्चुअली में अब मैं बहुत सारी वर्ब को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने लगा, तो लेक्चर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बजाय डाई ट्रांजिटिव वर्ब पे हो जाएगा, है ना, और लंबा भी हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं सेंटेंस पर। मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये जो आस्क है ये कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव। एक कहाँ चला गया, ये रहा। ये जो आस्क है ये है डाई ट्रांजिटिव नेचर की। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ये अपने बात क्या लेगी, दो ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट लेगी तो पहला ऑब्जेक्ट तो ये हो गया कि किससे पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा का रिप्लाई कहाँ है, ये तो होम का रिप्लाई हो गया, व्हाट का रिप्लाई कहाँ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है भैया, क्या पूछा, मुझसे पूछा, और क्या पूछा का रिप्लाई ये है, व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क, यानी कि ये क्या है, व्हाट का रिप्लाई है। ये क्या हो रहा है इसके लिए, ऑब्जेक्ट नंबर दो कह लो, एक कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिलहाल ये जो है आस्क के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये आस्क वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, ये पूरी की पूरी क्लोज जो पूछी गई है यही व्हाट का रिप्लाई है, और ये आस्क वर्ब के लिए अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो भैया नाउन होते हैं, और चूंकि ये क्लोज है तो इसको हम कहेंगे नाउन क्लोज। अब इसको नाउन क्लोज अगर आप कह रहे हैं तो आपने इसको देखना है कि ये नाउन क्लोज है, तो ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होती है जो किसी सेंटेंस का हिस्सा होती हैं, और ये सबऑर्डिनेट इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका जो ऑर्डर होता है वो सब होता है, सबऑर्डिनेशन वाला होता है। सबऑर्डिनेट किसे कहते हैं हम, जैसे मैं हूं, मेरा कोई सबऑर्डिनेट होगा तो कौन होगा, जो मेरा असिस्टेंट होगा, जो मेरी हेल्प करेगा या मेरी एब्सेंस में काम करेगा, या जो मेरे नीचे मेरे कहने पे काम करेगा, मेरे ऑर्डर पे, मतलब जिसका ओहदा मुझसे कम हो, जिसका ऑर्डर मुझसे कम हो। कोऑर्डिनेट जो ऑर्डर में सेम हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कोऑर्डर हो। सबऑर्डिनेट एक का ओहदा ज़्यादा हो, दूसरे का ओहदा नीचा हो। तो अगर ये नाउन क्लोज है तो इनको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब भैया इसकी जो रैंक है, इसका जो ऑर्डर है वो मेन क्लोज से कम होता है, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट कहा जाता है। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये हमेशा ही असर्टिव में बनाई जाती है, ये बनाई जाती हैं एकदम असर्टिव स्ट्रक्चर में, इनको इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं लिखा जाता। और हमने क्या किया, हमने लिख दिया इनको इन्वर्टेड फॉर्म में। पहले लिख दिया इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर हमने लिख दी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिख दिया हमने सब्जेक्ट, फिर लिख दिया मेन वर्ब। ये इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर है, ये असर्टिव की स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअली में सेंटेंस को लिखा जाना था इस तरीके से, व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क। देखो व्हेन तो हमें लगाना पड़ेगा, व्हेन हमें दो वजह से लगाना पड़ेगा। एक तो हमें यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, दूसरा हमें टाइम को रेफरेंस देना है ना, टाइम का रेफरेंस हमें देना है। कंजंक्शन हमें चाहिए और टाइम का रेफरेंस देना है, इसको तो लगाना पड़ेगा। रिलेटिव एडवर्ब कह देते हैं इसको, अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा किसी और लेक्चर में। आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन, कुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है तो इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। ये हो गई असर्टिव स्ट्रक्चर,
ये ऊपर जो लिखी हुई थी ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर लिखी हुई थी, सबऑर्डिनेट क्लोज को असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस का हिस्सा होती हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस कंसीडर नहीं किए जाते, और अगर सेंटेंस का हिस्सा है तो असर्टिव असर्टिव फॉर्म में लिखो, इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ये हो गया 28। पहले इसको हटा देते हैं फिर चलते हैं 29 पर। ये इसमें गलती थी, इस सेंटेंस में यही गलती थी। ओके, ट्वेंटी नाइन आसान सेंटेंस है, नाइदर ऑफ देम इज गुड। देखिए नाइदर जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो डिटर्मिनर भी हो जाएगा और प्रोनाउन भी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि क्या ये डिटर्मिनर है यहाँ पर या प्रोनाउन है। देखो डिटर्मिनर अगर होता तो नाउन को, डिटर्मिनर क्यों आते हैं, डिटर्मिनर आते हैं किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। डिटर्मिनर अगर होता तो किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया होता, नाउन के साथ लिखा होता, यानी कि यहाँ पर नाइदर होता, यहाँ पर कोई नाउन होता। यहाँ पर लिखा है क्या कोई नाउन, इस जगह पे नाइदर और ऑफ के बीच में कोई नाउन लिखा है क्या, यहाँ कोई नाउन नहीं लिखा। इसका मतलब नाइदर डिटर्मिनर नहीं है, वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, वो प्रोनाउन है। ये तो हो गया इसके फंक्शन के बेसिस पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता लगाना। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, नाइदर का मीनिंग है नन ऑफ द टू। अगर दो की बात हो रही है तो दो में से कोई भी नहीं, यानी कि ये दैम दो को रिफर कर रहा होगा। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसको प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया, नाइदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब ये क्या हो गई, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए प्रोनाउन को हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। ओके, इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ऑफ कोर्स ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होती तो किसी मेन वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन में होती, उस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होती, लेकिन यहाँ तो केवल एक यही वर्ब है, इसे ही मेन वर्ब मानना पड़ेगा। एक्चुअली में ये लिंकिंग वर्ब है। अब देखो इज आती है, नाइदर के साथ इज आती है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस मतलब बात भले सी दो की हो रही है लेकिन एक बार में एक को हैंडल कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक लड्डुओं का डिब्बा दूं या मिठाई का डिब्बा दूं और आपसे कहूं कि पूरी क्लास में बांट दो, तो आप क्या करोगे, एक एक लड्डू एक एक बच्चों को तो देगा। यही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना या डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस। आपको लड्डू का डिब्बा अगर पूरी क्लास में देना है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ उछाल देंगे और सबके पास चला जाएगा, नहीं, आप एक एक बच्चे को एक एक लड्डू देंगे, लेकिन आपने दिया किसको, सबको। रिफर ऑल को किया जा रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में आपका जो एक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। ठीक है, उसी तरह से ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो वर्ड होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस को रिफर करते हैं। हैंडल एक बार में एक ही को करते हैं, ये रिफर सबको कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट वे में। तो यहाँ पे नाइदर रिफर तो दो को कर रहा है लेकिन दो में से कोई नहीं, नन ऑफ द टू, एक बार में एक को हैंडल करेगा। तो इसीलिए इनको, इनके साथ जो वर्ब आती हैं वो इज आती हैं। नाइदर ऑफ देम इज गुड, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है, और गुड जो लगा है एडजेक्टिव ही तो है। सेंटेंस एकदम नो एरर है, कोई गलती नहीं। इसको हटा के 30 पे चलते हैं। आज मुझे एक दो क्लास और लेनी है और टाइम हो गया है काफ़ी, कोई बात नहीं। डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए, क्वालिटी लर्निंग होनी चाहिए, क्वालिटी टीचिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में। 30, द सर्कुलेशन ऑफ द statesman is greater than that of any newspaper. The circulation of the statesman is greater than that of any newspaper. Okay, स्टार्ट कर लेते हैं। द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हो गया नाउन, द हो गया इसके लिए आर्टिकल, ये हो गई नाउन फ्रेज। आपको पता है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने का यहाँ स्कोप है नहीं। ऑफ लग गया प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन के बाद आएगा इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन फ्रेज ही तो होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है द स्टेट्समैन, इस प्रीपोजिशन के लिए
ऑब्जेक्ट है। ये नाउन फ्रेज जो है द स्टेट्समैन, इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ये क्या हो रही है, इसके लिए एडजेक्टिव नहीं हो रही है। भाई ऑफ प्रीपोजिशन ने नाउन फ्रेज को किससे जोड़ा, द सर्कुलेशन से। इट मीन्स ये सर्कुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आई है, सर्कुलेशन को मॉडिफाई कर रही है। तो ये क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ऑफ द स्टेट्समैन। और एडजेक्टिव फ्रेज का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, वर्ब का लेना देना होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होती है। इज लग गया, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब के साथ आती, मेन वर्ब यहाँ है नहीं, यही मेन वर्ब है। मेन वर्ब लिंकिंग नेचर की है। ओके, अब लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव हो सकता है, ये एडजेक्टिव ही तो लगा है, एडजेक्टिव लगाया भैया कंपैरेटिव डिग्री में, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में लगाया है। कंपैरेटिव डिग्री में इसलिए लगाया है क्योंकि कंपैरिजन हो रही होगी, किससे किसकी कंपैरिजन हो रही होगी वो तो अभी हम देख ही लेंगे। फिलहाल लगा तो एडजेक्टिव ही है ना, तो ये एडजेक्टिव क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। किसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। द सर्कुलेशन इज ग्रेटर, इज लिंकिंग वर्ब ने ग्रेटर को सर्कुलेशन से लिंक कर दिया। चूंकि कंपैरिजन का इंटेंशन है, कंपैरेटिव डिग्री लगी है, तो देन तो लगाना ही पड़ेगा कंजंक्शन के रूप में। ठीक है, अब ये देन लगाया हमने, एक्चुअली में देन यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है। कंजंक्शन में इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर कंजंक्शन ये होगा तो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कंजंक्शन भी ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। देन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। अभी अगर ये प्रीपोजिशन हो रहा है तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए। कहाँ है वो नाउन, ये है तो भाई, नाउन नहीं लिखा, नाउन की जगह प्रोनाउन लिखा है। अब ऑफ लग गया प्रीपोजिशन, उसके बाद हो गया एनी न्यूज़पेपर। देखो ये जो डैट है, ये जो प्रोनाउन है, ये किसकी जगह पे यूज हुआ है, ये एक्चुअली में सर्कुलेशन के लिए यूज हुआ है। एक्चुअली में इस वाले न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है इन वाले न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन से। तो यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए था, द सर्कुलेशन, लेकिन सर्कुलेशन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, ये प्रोनाउन चिपका दिया डैट, और ये प्रीपोजिशन इसके बाद आ गया डैट। अब आगे ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन के बाद आ गया एनी न्यूज़पेपर। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप जरा इधर आ जाओ, इस वाले बोर्ड पर। ये एक कॉन्सेप्ट हो रहा है जरा बड़ा प्यारा सा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एनी न्यूज़पेपर, तो एनी न्यूज़पेपर का क्या मतलब है। एनी न्यूज़पेपर में तो सारे न्यूज़पेपर आ गए भाई, गार्जियन भी आ गया, द गार्जियन भी आ गया, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी आ गया, हिंदुस्तान टाइम्स भी आ गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी आ गया, ठीक है, द हिंदू भी आ गया, और द स्टेट्समैन भी आ गया। स्टेट्समैन ही तो था उसमें, द स्टेट्समैन भी आ गया। एनी न्यूज़पेपर में तो सारे न्यूज़पेपर आ गए, द स्टेट्समैन भी आ गया, द गार्जियन भी आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सब आ गए। अब हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, द स्टेट्समैन के सर्कुलेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं हम एनी न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन से। उस सर्कुलेशन के लिए हमने डैट लगाया हुआ है। अब इसका कंपैरिजन अगर हम एनी न्यूज़पेपर से कर रहे हैं तो एनी न्यूज़पेपर में तो ऑल आ गए, ऑल भाई, सारे के सारे नहीं आ गए ये,
तो फिर वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन नहीं हो गया? वन वर्सेस ऑल का अगर कंपैरिजन हो गया तो आपको यहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं सुपरलेटिव डिग्री लगानी चाहिए फिर तो। और अगर आप कंपैरेटिव डिग्री को सही मान रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर कंपैरेटिव डिग्री तो यहां पर सही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सर कंपैरेटिव डिग्री यहां पर सही है, यहां पर चेंजेस लाओ क्योंकि हम बाद वाले में चेंजेस लेके आते हैं, तब इसका मतलब है कि आपको यहां से द स्टेट्समैन को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा द स्टेट्समैन को? क्योंकि द स्टेट्समैन को अगर आपने यहां पर इंक्लूड कर दिया फिर तो ये एनी न्यूज़पेपर ऑल न्यूज़पेपर को रिफर कर रहा है, फिर तो वो वन वर्सेस ऑल का रिफर हो गया। और कंपैरेटिव डिग्री हम लगाते हैं वन वर्सेस वन के कंपैरिजन में, वन वर्सेस वन के कंपैरिजन को रिफर करने के लिए लगाई जाती है कंपैरेटिव डिग्री। और वन वर्सेस वन का कंपैरिजन तब होगा जब द स्टेट्समैन को हम इधर लिखें और इधर भी हम एक ही लिखें, एक ही यूनिट लिखें, और उस एक यूनिट में द स्टेट्समैन खुद इंक्लूड ना हो, यानी कि द स्टेट्समैन को यहां से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और फिर ये बाकी के सारे न्यूज़पेपर बचे, इनको एक ग्रुप कहा जा सकता है। इनको क्या कहा जा सकता है? एक ग्रुप कहा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये ऑल नहीं रहे, ऑल का मतलब था इंक्लूडिंग स्टेट्समैन, अब ये क्या हो गए? ये हो गया बहुत सारे न्यूज़पेपर का एक ग्रुप जिनसे कंपैरिजन की जा रही है द स्टेट्समैन के सर्कुलेशन की। तो उसको द स्टेट्समैन को एनी न्यूज़पेपर से या एनी न्यूज़पेपर के ग्रुप से एक्सक्लूड करने के लिए यहां पर लगा दिया जाता है एनी अदर न्यूज़पेपर। एनी अदर न्यूज़पेपर का मतलब हो गया एनी न्यूज़पेपर एक्सक्लूडिंग स्टेट्समैन। अब ये जो एनी अदर न्यूज़पेपर है ये सारे के सारे इन सारे के सारे न्यूज़पेपर को रिफर किया जा रहा है, और भी हो सकते हैं, ETC लिख दे रहा हूं, मतलब द स्टेट्समैन को छोड़ के बाकी के सारे न्यूज़पेपर का हमने एक ग्रुप बना दिया, उस एक ग्रुप को एक यूनिट कंसीडर कर लिया, और उस एक यूनिट का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? इस द स्टेट्समैन एक न्यूज़पेपर से, इसीलिए इसको कंसीडर किया जा रहा है वन वर्सेस वन का कंपैरिजन। और वन वर्सेस वन का कंपैरिजन है तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा? एनी के बाद यहां पर लगेगा एनी के बाद एनी अदर न्यूज़पेपर। एनी न्यूज़पेपर की जगह क्या हो जाएगा? एनी अदर न्यूज़पेपर। ये हो गया, ये है 30वां सेंटेंस। 21 से 30 तक आज कर ली हमने। अगले सेशन में हम इससे आगे के सेंटेंसेस करेंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, समय निकाल कर मैं रिप्लाई कर ही दूंगा। और आप जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी उससे सीखने का मौका मिलेगा। आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, तो दूसरे बच्चे भी उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी भी 4 चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसा हो सकता है कि आपका जो डाउट हो वो बहुत सारे बच्चों को हो, तो आपके ज़रिए से दूसरे बच्चों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश करें, प्रीफर करें कमेंट सेक्शन में लिखने की, लेकिन अगर बहुत ही ज़रूरी है या कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इंस्टा भी कर सकते हैं। वैसे इंस्टा को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस तरह के मेरे वीडियोस, इस तरह के जो है लेक्चर, इतना डिटेल्ड डिस्कशन आपको पसंद आता है और ये वाकई में आपकी हेल्प करता है, तो आप जो है दूसरे दोस्तों को भी कह सकते हैं कि वो इनको हम इस तरह के लेक्चर में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। बाकी तो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। एक्चुअली में जो यूट्यूब की एल्गोरिथम है ये इसी तरह से काम करती है, मैं कोई नई चीज़ नहीं है जो आपसे कह रहा हूँ, यूट्यूब की एल्गोरिथम इसी तरह से काम करती है। बाकी मेरा काम है आपको एक अच्छी टीचिंग देना, क्वालिटी टीचिंग देना। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।